बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा, मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी आज के सत्र में हमें देखने को मिली है। वीरेंद्र जी गुड आफ्टरनून। और वीरेंद्र जी और मैं रहेंगे आपके साथ कमाई का अड्डा क्लोजिंग शो में। और देखिए अच्छी रिकवरी आपके स्क्रीन पर। हालांकि अभी भी निफ्टी 50 अगर आप देखें 153 अंक नीचे है। बैंक निफ्टी भी 200 अंकों के नीचे कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इंट्राडे लो से अगर आप कंपेयर करें तो शानदार रिकवरी, ब्रेथ भी काफ़ी सुधरी है। और ऐसे मूड माहौल में अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल ये उठता है कि अब फोकस कहाँ होगा, साथ ही कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज सब पे करेंगे चर्चा, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। निफ्टी करीब 350 पॉइंट संभलकर 23,900 के करीब। सेंसेक्स में भी 1,000 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी। बैंक निफ्टी आज के लो से 1200 पॉइंट संभला। इंडिया विक्स भी ऊपर से 9% नीचे आया। ऑटो में सबसे ज्यादा बिकवाली। इंडेक्स करीब 2% नीचे। मारुति और आयशर मोटर्स करीब 5% फिसल कर बाजार के टॉप यूजर्स में शुमार। साथ ही IT, FMCG, तेल और गैस PSU बैंकों में भी बिकवाली कायम। हालांकि डिफेंस शोरूम में आज अच्छी खरीदारी। रिन्यूएबल एनर्जी शेयरों में आज तेजी का जोरदार करंट। गर्मियों में पार डिमांड बढ़ने और HSBC की बुलिश रिपोर्ट से दौड़े पार शेयर। JSW एनर्जी, टाटा पार और अदानी पार वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। क्रूड से उछाल से एविएशन और OMC शेयरों में बिकवाली। HPCL, BPCL और IOC 3% तक फिसले। इंडिगो भी करीब 2% टूटा। हॉर्मुज स्ट्रेट में US की नाकेबंदी की धमकी के बाद ब्रेंट का भाव $100 के पार निकला। ज्योति CNC के शेयर में करीब 15% की गिरावट। फ्रांस ने सब्सिडियरी कंपनी की जांच शुरू की। एक्सपोर्ट को लेकर यूरोपियन देशों के कानूनों का उल्लंघन का आरोप। दिल्ली की नई EV पॉलिसी के ड्राफ्ट से भागे अतुल ऑटो, इलेक्ट्रा ग्रीन, JBM ऑटो और इथल एनर्जी के शेयर। अतुल ऑटो करीब 19% ऊपर। दूसरे शेयर में भी अच्छी खरीदारी कायम। 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स और 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की होगी रजिस्ट्रेशन। और कल आएंगे ICICI प्रूडेंशियल के चौथे तिमाही के नतीजे। एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट यानी कि APE में दिख सकती है 44% की ग्रोथ। VNB मार्जिन में भी दिख सकता है सुधार। नतीजों से पहले शेयर फ्लैट। नमस्कार, आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा और शानदार रिकवरी बाजार में। और जैसा कि जिक्र कर रहे थे हम, पहले एक बार निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पर, वो चार्ट समझ लेते हैं। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। 23,700 का लेवल बताया था वीरेंद्र जी आपने, वो ब्रीच करता है पर साइड, तो हम 23,910 तक के लेवल देख सकते हैं। 907 तक तो गए हम। इंट्राडे हाई है आज के सत्र का। बैंक निफ्टी भी ने भी शानदार रिकवरी दिखाई है, मात्र 200 अंक नीचे रह गया है। ब्रेथ भी इंटैक्ट हुआ है। और फ्राइडे की क्लोजिंग का जिक्र कर रहे थे हम, शानदार क्लोजिंग रही। और आज की रिकवरी ये किस ओर इशारा कर रही है? क्या मार्केट में अभी भी लॉन्ग साइड की ट्रेड ही हैं, वैसे ही अप्रोच होनी चाहिए मार्केट में? और साथ ही अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं ऐसे में? श्रेया गुड आफ्टरनून। देखिए श्रेया, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, है ना। मैं BCom थर्ड ईयर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। कॉमर्स बैकग्राउंड के थे हम लोग, तो BCom फाइनल का एग्ज़ाम शुरू हुए। तो मैं तैयारी करके गया। फर्स्ट पेपर था नेशनल इनकम अकाउंटिंग का, और कॉपी मिली तो लिख दिया हेडर नेशनल इनकम अकाउंटिंग। और जब पेपर आया तो वो था इंडियन इकोनॉमी का पेपर। तो क्या करते हो? 2 विकल्प थे, है ना। वर्कआउट तो कर नहीं सकते आपको पेपर देना पड़ेगा। आपको उतनी तैयारी तो आपने की ही होगी कि आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरी अवेयरनेस होगी। देखिए श्रेया, मैं निफ्टी का मुरीद था शुक्रवार की क्लोजिंग में भी, और अभी से नहीं। जब 22,500 से रिवर्सल आया, मैं तब से कह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखिए। वीकली पर 10 वेमा को पार करना और उसी के अगले दिन सीज फायर हो जाना, ये खोखला नहीं था। प्राइस कुछ कहता है। तो मैं आज भी, जब बाजार काफ़ी नेगेटिव खुल रहा था, सुबह गिफ्ट निफ्टी करीब 300 अंक नीचे था। प्लीज़ लेके आइएगा बेस 1। हर प्राइस पे एक आउटलुक होता है श्रेया, हर प्राइस पे एक आउटलुक होता है।
अगर बाजार उतना नीचे नहीं खुलता, मान लीजिए बाजार 500 पॉइंट नीचे नहीं खुलता, बाजार खुलता 751 पे, 751 का ब्रीच हमको 20 डेमा पे ले जाता ही ले जाता। ये मैंने अपनी कमेंट्री में, आप जाके सुनिएगा, मैंने लास्ट वीक भी कहा था फ्यूचर एक्सप्रेस में मल्टीपल टाइम्स, इंस्टाग्राम पे मल्टीपल टाइम्स, कि अगर हम 24,100 को पार नहीं कर रहे हैं, 50 डेमा को पार नहीं कर रहे हैं, तो बार बार प्राइस आएगा नीचे 20 डेमा से कंफर्मेशन नहीं के लिए। हालांकि इस अंदाज में आएगा ये मेरे को यकीन नहीं था, लेकिन आया 20 डेमा पे। रही बात, मैंने वो बीकॉम और उस इंडियन इकोनॉमी और उस नेशनल इनकम अकाउंटिंग के पेपर का जिक्र इसलिए किया श्रेया, आज आप मेरे साथ स्क्रीन पे थी, एक सब्सटेंशियल गैप डाउन हुआ, एक्सपायरी डे था, हमें क्या चाहिए था, 23,500 पे पुट राइट आए, 23,600 पे पुट राइट आए, दोनों आए, 4 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई हो गया। उसके बाद मैंने क्या बात की थी, द मोमेंट यू विल क्रॉस 23710 अ स्विंग टुवर्ड्स 840 एंड 910 पॉसिबल। वो भी क्या है, एक्सपायरी के दिन आपने पुट राइटर्स के कन्विक्शन को घेरा, आपने अपने मेजर ट्रेंड को, जो कि अब तक कंस्ट्रक्टिव रहा, उस पर रिएक्ट किया और आपने खूबसूरत ट्रेड दिया। मेरे ख्याल से वो शेयर ट्रेड पूरा हो गया। एक बार सुनते हैं हमने क्या बात की थी, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ट्रेड तो चला गया आगे, बट क्लोजिंग कहाँ जरूरी है, इस पर बातचीत करेंगे। एक बार सुनिए जरा सुबह क्या बात हुई थी हमारे इस मंच पे। तो डायरेक्टर साहब जरा प्लीज 23,500 की 23,600 की पुट लेके आइए। कुछ देर पहले मैंने आपको क्या दिखाया था, 1.83 CR पुट्स लगभग 23,500 की पुट में। देखिए बहुत गंभीर गैप डाउन हुआ है, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है, लेकिन अब देखिए जरा ओपन इंटरेस्ट 245% बढ़कर 2.12 करोड़। इन दो पुट्स का कंसोलिडेट जो आउटस्टैंडिंग वाई है वो आप समझिए करीब 4 करोड़ का है। एक बात याद रखिएगा, अब अगर इंडियन मार्केट्स में 1 पैसे की रेजिलियंस भी है तो एक लेवल नोट करके रखिएगा, दैट 23710, अगर इन दो पुट राइटर्स के कन्विक्शन ने काम किया और 23,710 के ऊपर अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, 710 फिर बोल रहा हूं, 710 के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप उस ट्रैजेक्टरी को फिर हिट करने की पॉसिबिलिटी रखेंगे, कुछ भी हो जाए चाहे। और वो ट्रैजेक्टरी क्या होगी, 23,840, 23,910। तो ये व्यू था जनाब सुबह 9-10 का। अब देखिए बात आ गई, एक्सपायरी डे का श्रेया ट्रेड आकर चला गया, अब उसको भूल जाइए, कुछ देर के लिए भूल जाइए। हम 20 डेमा के ऊपर अगर क्लोज होते हैं आज, 23,500 और 600 के ऊपर अगर क्लोज भी होते हैं, तो ये एक एप्रोप्रिएट, एक डिसेंट क्लोज होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, इस डायरेक्शन में हम कमिटेड तभी रहेंगे, बाय ऑन डिप्स तभी करेंगे, अब जब तक 23,500 सिक्योर है। अब 20 डेमा को इंडियन मार्केट्स को सरेंडर नहीं करना है। 20 डेमा टूटा तो इंस्टीट्यूशनल स्टॉप लॉस भी टूटेंगे, बहुत सारे लोग एग्जिट भी करेंगे, और अगर 23,800 का क्लोज भी आ जाए तो अच्छा क्लोज है। बट इसे कहते हैं ना, येट अनदर एक ब्रेकआउट कब मिलेगा शेयर, वो मिलेगा 24,225 के ऊपर ही, दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। लेकिन अब शेयर गेम है रेंज का, अब इतना आसान नहीं है निफ्टी को रोज प्ले करना। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, रोज बरोज उनके ट्वीट, रोज बरोज ट्वेंटम, आपको ऐसी वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जस्ट फोकस ऑन पुट राइटर्स, और अभी तो शेयर रेंज है, बट स्टिल अगर हम 23,600, 700 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं तो ये ठीक ठाक क्लोज है जिस प्रकार का आज का इंडियन मार्केट का प्लेसमेंट है। श्रेया राइट, तो ये चर्चा हो गई निफ्टी की। अच्छा, बैंक निफ्टी एक बार लेकर आते हैं स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? बैंक निफ्टी ने भी वीरेंद्र जी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई आज के सेशन में निचले स्तरों से, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ नजर आ रही है। हालांकि पीएसयू बैंक्स को भी छोड़ दें, वहाँ पे भी थोड़ा पेन है। तो क्या बैंकिंग स्पेस में क्या राय रहेगी, बैंक निफ्टी को कैसे अप्रोच करना है और यहाँ पर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? ये शेयर मैंने उस वक्त तो आउटलुक नहीं लिया था, है ना। मैंने 9 बजे सिंपली कहा था, सब पॉइंट बजे कि मैं अभी फोकस करूंगा निफ्टी पे, क्योंकि उस वक्त स्टैट्स मेरे पास सिर्फ निफ्टी के थे, निफ्टी बैंक के स्टैट्स नहीं थे और वो एक्सपायरी थी भी नहीं। लेकिन मैंने 12 बजे के कार्यक्रम में एक बात कही थी, हमने सुबह क्या व्यू रखा था, किस चीज ने शुक्रवार को मैजिक दिखाया था, चमत्कार लेके आइए प्लीज जरा बेस वन। शुक्रवार को जब निफ्टी बैंक ने 55,210 को बाइसेक्ट किया, स्क्रीन में 1 घंटे के अंदर 834 आ गया था, जिसको हमने कहा था बुक कर लीजिए। मैंने 12 बजे यही कहा था, टिक बाय टिक चार्ट रखिएगा। हाँ, 55,210 आपने जैसे ही इस जोन को बाइसेक्ट किया, अगेन कहां तक आ गए आपने ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो उसी ट्रैजेक्टरी को हिट कर दिया जो शुक्रवार का हाई है। लेकिन मैं इस पे कोई श्रेय नहीं लूंगा, श्रेय हमने जो कॉल ली थी सुबह वो थी निफ्टी की।
निफ्टी बैंक का एप्रोप्रिएट क्लोज कब होगा? देखिए, निफ्टी बैंक इस वक्त ट्रेड कर रहा है 55,600 की ट्रेजेक्टरी में। इसका क्लोज भी अगर 55,500 55,200 के ऊपर आया है तो आप इसे मानेंगे श्रेया कि मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा क्रूड की ट्रेजेक्टरी में, मौजूदा जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में स्टिल इट्स अ सेटिस्फैक्ट्री क्लोज अगर ये 55,200 और 55,000 के ऊपर है। तो अब मैं ये कहूँगा श्रेया, कोई रिस्क मत लीजिए इंट्राडे में। अगर एक खूबसूरत ट्रेड आके निकल चुका है तो छोड़ दीजिए। 2:45 के बाद मार्केट अपने आप को थोड़ा ग्लोबल रिस्क से अटैच करने की कोशिश करेगा, एक पैरिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, उसमें खामखा इंडल्ज मत होइए। बट स्टिल एज पर माय कमेंट्स, अगर हम 23,700 के ऊपर निफ्टी पे 750 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल क्लोज। और अगर हम 55,200 के ऊपर निफ्टी बैंक पे क्लोज हो रहे हैं, इट्स अ डिसेंट क्लोज। श्रेया, जरा कार्यक्रम का क्रम बताइए और कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक श्रेया। राइट, तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पर हमने अप्रोच समझ ली, लेवल्स अभी तक समझ लिए हैं। अब देखते हैं कि क्लोजिंग आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है। अच्छा, ट्रेंडिंग स्टॉक्स की शुरुआत करेंगे तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ, क्योंकि मार्केट ने निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। आज के सत्र में अगर आप देखें, अदानी इंटरप्राइजेस गेनर्स में शुमार है, 2.5% ज़्यादा की तेजी आज के सेशन में। HDFC लाइफ देख लीजिए, 2.5% यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जो मार्केट की शुरुआत कमजोर हुई थी, HDFC लाइफ तब भी चल रहा था। अदानी ग्रुप के पूरे स्टॉक्स में अगर आप देखें तो अच्छी खासी तेजी है। अब बारी आती है एनर्जी स्टॉक्स की, और पूरा स्पेस अगर आप देखिए फोकस में है। NTPC 1.5 से 2% चढ़ गया आज के सत्र में, और ICICI बैंक ने भी इस लिस्ट में जगह बनाई है, 2% ऊपर है आज के सेशन में। अगेन एनर्जी स्पेस से JSW एनर्जी, टाटा पावर, अदानी पावर जैसे स्टॉक्स नजर आएंगे आपको, जहाँ पे 4% से लेकर 3.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। वहीं वोल्टास, यहाँ भी पूरी स्पेस अगर आप देखें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी। वोल्टास, ब्लू स्टार जैसे काउंटर्स में वो भी 2.5-3% अप है आज के सेशन में। लेकिन बैकफुट पर कौन से स्टॉक्स लूजर्स में शामिल है? मारुति सुजुकी, और जो EV पॉलिसीज आई है उस पर देखा जाए तो मारुति सुजुकी जो डिपेंडेंसी है वो पेट्रोल और डीजल काउंटर्स पर ज़्यादा है, उसका एक डेंट, और इन्होंने रिसेंटली इस कंपनी ने वेज हाइक भी किया है तो उसका भी एक डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 5% नीचे आज के सेशन में रिलायंस, और ये पूरा स्पेस अगर आप देखिए OMCs का थोड़ा बैकफुट पर है, 2.5% नीचे है। साथ ही अगर आप बात करें HPCL, हीरो मोटोकॉर्प, चोला इन्वेस्ट, स्विगी जैसे काउंटर्स में बिकवाली देखने को मिल रही है, जहां 4.5% 3.5% के करीब यहाँ पर गिरावट। और स्विगी में तो को-फाउंडर का एग्जिट, उसका भी एक बड़ा डेंट पड़ा है। सेंटिमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर वीक होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कुछ काउंटर्स जहाँ पर ऐसे एक्शंस देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हो, आपको समझाते हो कि कार्यक्रम में होगा क्या। शो फ्लो समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे SMIFS के शरद अवस्थी जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया, पंकज रांधड़ और सोमिल मेहता जी से 2:20 पर आशीष बताएंगे आपको कि पार शोरूम में आज फोकस क्यों है। 2:30 बजे सुदर्शन कुमार बताएंगे दिल्ली EV पॉलिसी से किन कंपनियों को फायदा। 2:40 पर मारुति सुजुकी पर बुल और बेयर समझेंगे। 2:45 पर रितु सिंह बताएंगे आपको कि NBFC सेक्टर से किन बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। 2:50 पर ICICI प्रूडेंशियल के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे कंचन नौटियाल। 2:55 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे DR चौकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चौकसी जी। 3:10 पर वीरेंद्र जी से परसों के लिए स्ट्रैटेजी। 3:20 पर लेंगे BTST STPT कॉल्स। चलिए, आपने शेयर से समझा क्रम पूरा का पूरा, और अभी तक के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के लिए ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा सर? गुड आफ्टरनून यू। आई थिंक मेरा ट्रेड रहेगा टाटा कम्युनिकेशंस। टाटा कम्युनिकेशंस 1529 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्ट्रेंथ अच्छी है और ब्रेकआउट भी मिला है। स्टॉप लगाएंगे करीब 1515 का, करीब 14 रुपए का स्टॉप है। टारगेट रहेगा 1550 का टाटा कम्युनिकेशन। ओके, टाटा कम्युनिकेशन गाबा सर को पसंद आ रहा है, खरीदारी की राय इन स्तरों पर गाबा सर की तरफ से। मानस जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आप कौन सा काउंटर चूज कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून शेयर जी। तो देखिए, डीमार्ट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। डीमार्ट करेक्ट हुआ था, 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वापस रैली देखने को मिल रही है। तो आई थिंक यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 4374 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 4600 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश टेबल्स है। चाहे तो 4450 वाला 4450 वाला कॉल ऑप्शन जो 125 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आप 89 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लें, 200 रुपए के टारगेट सेट कर लें। और डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया। जी, एवेन्यू सुपरमार्ट ये आज सेकंड लाइन का स्टॉक है। मतलब जब बाजार खुला तो पूरा बाजार वीक था, कुछ अगर आप देखें एनर्जी स्पेस के स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे, बट जिन स्टॉक्स ने लगभग 10 बजे के बाद स्ट्रेंथ कायम करी वो थे एवेन्यू सुपरमार्ट। उसमें से एक था एवेन्यू सुपरमार्ट।
अब चलते हैं राजेश सतपथी जी के पास। राजेश जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा वोल्टास पे। मुझे लगता है वोल्टास पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, प्योरली आज के ट्रेड पर्सपेक्टिव, एंड ऑफ द डे पर्सपेक्टिव से मैं कॉल दे रहा हूँ। 1356 चल रहा है, मुझे लगता है 1380 तक का मूव मिलेगा। 1380, 1380, 1385 तक का बाय करना है 1350 के ऊपर, तो स्टॉप लॉस होगा 1345। 1345 का स्टॉप लॉस, वोल्टास बाय। ओके, वोल्टास खरीदारी की राय राजेश जी की तरफ से इन स्तरों पर। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून, आपका स्टॉक? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा स्टॉक होगा यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑन द सेल साइड। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रहा है लास्ट कपल ऑफ वीक से बिलो 20 डेली मूविंग एवरेज। आज के सेशन में 10 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके फिर से एक नेगेटिव साइड पे ट्रेंड शुरू हुआ है। मुझे लगता है ये जो ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड है, वो कंटिन्यू रहेगा। माय टारगेट्स वुड बी 1150 और ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है 1271। ओके, 1271 का अगर आप देखें यहाँ पे टारगेट होगा 1232 पे। यूएसएल आपका एक कॉल है इस वक्त। अब चलते हैं पंकज जी के पास। पंकज जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी और को पैनलिस्ट। सर, आईटी में प्रेशर समझ में आ रहा है। इन्फोसिस के फ्यूचर्स के अंदर बिकवाली की सलाह रहेगी। काफी कंसोलिडेटेड है, काउंटर थोड़ा सा कंडीशनल जाते हैं। अगर आज का दिन का लो तोड़ता है तो एग्रेसिवली सेल करने की सलाह रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल 1272 चल रहा है। एक सेल करने की सलाह रहेगी। 1282 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 1250 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। ओके, बिकवाली की राय इन्फोसिस पर। तो आज के सत्र के पहली सेल कॉल यहाँ पर पंकज जी की तरफ से आती हुई। अच्छा, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक एक करके रिकैप फिर फंडामेंटल आइडिया भी लेंगे। गाबा सर ने शुरुआत की और यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से आई है टाटा कम्युनिकेशन पर। 1550 के टारगेट देख रहे हैं वो, 1514 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी कह रहे हैं कि एवेन्यू सुपरमार्ट कोशिश कर रहा है, चार्ट्स वैसे इंडिकेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 4600 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 4374 का स्टॉप लॉस लगाना है। राजेश सतपथी जी वोल्टास के साथ जा रहे हैं। स्टॉक में स्ट्रेंथ है, पूरे स्पेस में अगर आप बात करें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 1385 के टारगेट है, 1345 का स्टॉप लॉस। और साथ ही पंकज जानदर जी ने इन्फोसिस चुना है। यहाँ पर बिकवाली की राय पूरा आईटी पैक बैकफुट पर और कह रहे हैं कि यहाँ पर बिकवाली और अग्रेसिवली हो सकती है, तो 1250 के नीचे की टारगेट है, 1242 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन इस मार्केट में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपका फंडामेंटल आइडिया क्या हो, ये समझ लेते हैं शरद अवस्थी जी से। सर जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर आपका फंडामेंटल स्टॉक। गुड आफ्टरनून। हमें लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। कंपनी O2C, रिटेल, न्यू एनर्जी, ये तीनों ही सेगमेंट्स में बड़ा काम कर रही है। और हमें लगता है रिटेल में जिस टाइप से एक ट्रांसफॉर्मेशन होना है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की तरफ, टैम में काफी बड़ी एक्सपेंशन होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल के जो मार्केट शेयर है वो लगभग डबल होना चाहिए, 10 से 20% अगले 2 से 3 साल 4 साल में। तो मुझे लगता है वहां से काफी बड़ा फायदा होना चाहिए। कैपेक्स का साइकिल मोरलेस ओवर है, तो यहाँ के आगे आपको ज्यादातर बेनिफिट्स यहाँ से मिलने चाहिए। प्लस जियो में कारपूल लेड ऑपरेटिंग लिवरेज आने की भी हम उम्मीद कर रहे हैं, तो उसका भी फायदा रिलायंस को होना चाहिए। थोड़ा बहुत ये ईरान वाली टेंशन की वजह से O2C बिजनेस पे फर्क पड़ सकता है, बट ज्यादा मटेरियल इम्पैक्ट हम उम्मीद नहीं कर रहे। प्लस रिन्यूएबल और हाइड्रोजन और सोलर और स्टोरेज से एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आना चाहिए, जहाँ कंपनी 100 गीगावाट जैसी प्लानिंग कर रही है। तो हमें लगता है टोटल टैम में काफी अच्छा एक्सपेंशन हो सकता है डिजिटल, रिटेल और न्यू एनर्जी की वजह से। तो लॉन्ग टर्म काफी बढ़िया लग रहा है। और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हमें लगता है जैसे जैसे जियो में आरपू वाली इंप्रूवमेंट आती है वो काफी हद तक इनको एड करेगी। प्लस कैपेक्स साइकिल मैच्योर हो गया है, उसका भी फायदा होना चाहिए। तो अगले साल के नंबर्स पे अगर आप एसओटीपी पे देखते हैं तो हमारे हिसाब से 1850 रुपए के आसपास के लक्ष्य आते हैं, जो काफी डिसेंट अपसाइड है देश की सबसे बड़ी कंपनी के लिए। ओके, रिलायंस, ये है शरद जी की कॉल 61316 पे। सिंस इट्स अ बाय कॉल ऑन रिलायंस, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। कृपया अपने एक निजी सलाहकार की राय जरूर रखें, अवश्य रखें। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। अब आते हैं श्रेय, जानते हैं एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी आज। ठीक है, मार्केट को एक बड़ा सब्सटेंशियल गैप डाउन मिला, लेकिन कुछ चीज़ों को देख के बड़ा मन अच्छा लग रहा है। लुक एट ICICI बैंक। जब FIs की बैंक लौटनी होती है, 2 बैंकों पे नजर आती है ना, HDFC बैंक और ICICI बैंक। 674 करोड़ रुपए की कैश में बैंक थी। इंडेक्स में उनका शुक्रवार को शॉर्ट कवर
ये बहुत दिनों बाद हुआ ये तब्दीली, और आईसीआईसीआई बैंक का आज का प्राइस बिहेवियर वाकई अगर आप देखें तो अचंभित भी कर रहा है, प्रभावित भी कर रहा है, और थोड़ा सा अगर आप देखें आपको आशावादी बना रहा है ना। आप इस पे एक टेक चेक देते हैं श्रेया। आपकी राय क्या है मानस? इट्स अ सुपर कैंडल जिसे कहते हैं ना, मीन इसने अपने आप को एक कंट्रोल डिप में रखा, फिर प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस किया, आपने 100 EMA बाइसेक्ट किया, आपने 200 EMA बाइसेक्ट किया। दो प्रश्न पूछूंगा, ट्रेड पर्सपेक्टिव से और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, ये दोनों पर्सपेक्टिव से कैसे हैं? देखिए, पिछले हफ्ते रिवर्सल देखने को मिला था वीकली चार्ट पे। आज इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। अगर ये 1360 के ऊपर निकलता है तो 1440 तक के भाव देखने को मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि स्टॉक इस बार अपनी 20 मूविंग एवरेज को ब्रीच करेगा। तो ट्रेडिंग के तौर की बात कर रहे हैं अगर आप, तो 1350 का कॉल ऑप्शन जो 29 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आप 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी कर सकते हैं। 50 से 60 रुपए तक के प्राइस इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो देखिए जगह सही है जहां जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि लोअर लेवल पे देखें तो 22,000 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकला, 26,000 के ऊपर निकला, तो उसके ऊपर आपको करीब 4 से 5,000 रुपए का मूव भी देखने को मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए भी 22,000 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक पर ये स्ट्रैटेजी हो गई, लॉन्ग पोजीशन बनाने की हिदायत और लेवल्स भी बता दिए गए हैं। ये तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, इस काउंटर का जिक्र कर लिया हमने। फ्लैट है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, और पीएसयू बैंक स्पेस में थोड़ा 1% के करीब गिरावट। रियल्टी इन ग्रीन आया है, लेकिन मैं देख रही थी सबसे ज़्यादा डेंट पड़ा है जिस स्पेस में, दैट इज़ ऑटो स्पेस। एक बार लेकर आइए निफ्टी ऑटो, 2% से ज़्यादा की गिरावट इस पर्टिकुलर इंडेक्स में आज के सेशन में। और इसमें भी अगर आप देखें तो 2-3 स्टॉक्स मेंशन करूंगी, एक बार रखिएगा स्क्रीन पर। आयशर मोटर्स, यहाँ पर 5% के करीब गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छा, जब हम कंट्रीब्यूशन देख रहे थे निफ्टी का, तो गिरावट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है मारुति सुजुकी, ये रखिएगा 5% की गिरावट। यहाँ पर भी आगे समझेंगे भी क्या हो रहा है काउंटर में और इसकी चाल। साथ ही रखिएगा एक बार अशोक लेलैंड, यहाँ पर भी 3.5% की करीब गिरावट। तो ये 3-4 स्टॉक ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं निफ्टी ऑटो की गिरावट में। लेकिन आयशर मोटर्स पर राय जानना चाहूँगी। अच्छा, सुबह भी हमने डिस्कस कर लिया था एक बार, लेकिन फिर से 5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पंकज रांधड़ जी, आयशर मोटर्स का चार्ट आप देखें, हाल ही में इसने एक नई ईवी बाइक भी लॉन्च की और ईवी की तरफ पैर पसारता हुआ ये काउंटर, लेकिन ईवी पॉलिसी को पुश भी मिल रहा है, लेकिन चार्ट्स पे वो इंडिकेशन नहीं देखने को मिल रही। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? डेफिनेटली श्रेया जी, आपने जो बोला कि जिस हिसाब से चार्ट के ऊपर इसका स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, 7060 के आसपास से फिलहाल डे लो के करीब ट्रेड कर रहा है और 20 डेमा को अप्रोच हो रहा है। अगर ये 20 डेमा की अगर लेवल टूटेगी यहाँ से, तो मुझे लगता है 6,900 रुपए तक की स्टॉक आ सकता है। आरएसआई एक निगेटिव डाइवर्जन में जा रहा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। मुझे लगता है कॉशियसली इसके अंदर सेल करने की ही सलाह रहेगी। अगर 7090 7100 की रेंज में अगर काउंटर बेचने मिलता है तो सेल ऑन प्राइस वाला स्ट्रेटजी अपनाना होगा। ठीक है, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी है आपको आयशर मोटर्स में। फिलहाल ये काउंटर 5% नीचे है आज के सत्र में। अच्छा, ये तो उन स्पेसेस की बात होगी जहां पर गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अब एक स्पेस लेकर आइए, पूरा पार स्पेस। अगर आप देखें तो पार स्पेस में पार है आज के सत्र में, और स्पेशली रिन्यूएबल शेयर में अच्छी खासी तेजी हम देख रहे हैं, खूब दमखम है। और इस पूरे स्पेस में तेजी के कारण क्या है, ब्रोकरेज क्यों बुलिश हैं, ये सब समझते हैं आशीष से। आशीष, गुड आफ्टरनून। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज़ पर कि ग्रीन पार्स में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है, कारण क्या है? देखिए, जैसे कि आपने बताया कि पार में पार देखने को मिल रहा है, और ना कि सिर्फ रिन्यूएबल्स में आप देखें तो आज दूसरे जो थर्मल पावर वाले स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी बढ़िया एक्शन नजर आएगा। अब दरअसल 2 ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं, और जो सिनारियो फिलहाल के लिए बन रहा है ये पावर सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। इस चीज़ को समझते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की। और फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस HSBC की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ी तेज़ी के लिए पूरा स्पेस, पूरा सेक्टर तैयार हो रहा है। आरई अगर आप देखें, आरई से मेरा अर्थ है रिन्यूएबल एनर्जी, ये थर्मल के मुकाबले 30 से 35% सस्ती होती है। और पिछले 5 साल में भारत में जितनी भी नई बिजली की कैपेसिटी एडिशन हुई है, इसमें से 80% आरई है, रिन्यूएबल एनर्जी है। सोलार पावर है, थर्मल पावर के मुकाबले अगर आप देखें, जो सोलार पावर है थर्मल के मुकाबले तकरीबन 50%, यानी आधी वैल्यू पर होती है, तो बहुत ज़्यादा सस्ती है। और साथ में अगर आप देखें तो पूरे देश भर में जितनी बिजली बन रही है
इसमें आरई का योगदान ऑलमोस्ट 17% के आसपास निकल कर आ रहा है। अब इसी के चलते दो स्टॉक्स इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। एक तो एक्मे सोलार है, जहाँ पर इन्होंने खरीदारी की राय के साथ कवरेज की शुरुआत की है, 350 रुपये का टारगेट दिया है और ये बता रहे हैं कि देश की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर यानी आईपीपी कंपनी है। 6 गीगावाट के आसपास के देखें तो इनके पास पावर के कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो कि बता रहे हैं कि आगे जाके भी रेवेन्यू ग्रोथ आपको बढ़िया देखने को मिल सकती है। और इनफैक्ट FY26 से लेकर FY28 के बीच में जो इनके एबिटा CAGR का फोरकास्ट है ये 72% का है। क्लीन मैक्स में देखें तो यहाँ पर भी इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है, खरीदारी किराए के साथ 1150 रुपये का टारगेट दिया है और ये बता रहे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजर्स के लिए देखें तो सबसे बड़ी कंपनी है और यहाँ पर जो एबिटा CAGR फोरकास्ट किया गया बड़ा शानदार है, 60% का। तो बहुत तेज़ी से ऑपरेशनल ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे कि मैं शुरुआत में आपको बता रहा था कि सिर्फ रिन्यूएबल स्पेस पर फोकस मत रखिएगा, आज बाकी के भी पावर स्टॉक्स में आपको पावर नजर आएगी। कारण ये है कि मार्च में देखें तो डिमांड पिछले साल के मुकाबले 2% बढ़ती हुई नजर आ रही है और पूरा FY26 देखें तो यहाँ पर ग्रोथ तकरीबन 1% की। कारण ये था कि मानसून आपका मोर देन एवरेज यहाँ पर देखने को मिला था। लेकिन FY27 के लिए आप देखें तो फोरकास्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं, करीब 6% की बढ़त आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिल सकती है और एल नीनो अगर प्ले आउट करता हुआ नजर आया तो हो सकता है कि और बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट पावर मंत्रालय ये कह रहा है कि FY27 के लिए 270 गीगावाट की पावर डिमांड आपको देखने को मिल सकती है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10% ज़्यादा है। तो इसी स्पेस में आप देखें तो स्टॉक्स इन्हें पसंद आ रहे हैं, एक तो NTPC है और एक JSW एनर्जी है। लेकिन आज आप कोई भी पावर स्टॉक खोल के देखिए, सब में तेज़ी नजर आएगी। राइट आशीष, शुक्रिया जानकारी के लिए। कोई भी स्टॉक देख लें आप तो अच्छी खासी तेजी इस पूरे पावर स्पेस में देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज से बुलिश हैं, सरकार भी अग्रसर होकर काम कर रही है, तो निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि आगे चलकर पावर ट्रेंड में रहने वाला है। लेकिन क्लीन मैक्स का जिक्र किया आपने, HSBC की इनिशिएटिंग रिपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, 1150 की टारगेट यानी कि 26% का अपसाइड पोटेंशियल। तो शरद जी, हालिया लिस्टेड स्टॉक ये क्लीन मैक्स आपको कैसा लगता है? डिसेंट स्टॉक रहा है, आज काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी, क्या आगे चलकर कमाई के मौके इसमें मिलेंगे? देखिए, टोटल रिन्यूएबल स्पेस में मौके तो मिलने चाहिए क्योंकि ग्रोथ रेट्स वगैरह काफी डिसेंट रहनी चाहिए इन कंपनीज की। लेकिन अभी जो वैल्यूएशंस पे ऑलरेडी है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है कंपैरेटिवली। जैसे पहले हम लोग एक्मे सोलर रिकमेंड कर रहे थे लॉन्ग टर्म में, हमें लगता है अभी भी उसमें अपसाइड है। हो सकता है साल भर में ज्यादा अपसाइड आपको निकालना थोड़ा मुश्किल हो, बट इन कंपैरिजन में हमें लगता है शायद पेस डिजिटेक इस स्पेस में एक बढ़िया बेट हो सकती है। वहां हम लोग को लगता है वैल्यूएशंस अभी भी काफी अट्रैक्टिव है। तो कंपैरेटिवली इन दोनों के कंपैरिजन में मुझे लगता है शायद पेस डिजिटेक ज्यादा बेटर। ओके, चलिए, तो इस स्पेस पे ये टेक्स और ये अगर आप देखें कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपकी स्क्रीन पे, हमने 12 बजे भी डिस्कस किया था श्रेया के साथ ये। मीनवाइल अब आते हैं एक्यूट स्ट्रेंथ, जिसे कहते हैं ना, आई मीन बिल्कुल स्ट्रेंथ, मजबूती, कोर स्ट्रेंथ जिसे बोलते हैं। उसमें मैं 2-3 स्टॉक्स रखूँगा आपके स्क्रीन पे। टाटा पावर लेके आइएगा, ICICI बैंक का जिक्र हो चुका है, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। NTPC क्लियर कट केस ऑफ ब्रेकआउट। BSE 1.2% अप एट ऑल टाइम हाई और साथ ही साथ एवेन्यू सुपरमार्ट, हालांकि ये माइनस कॉल दे चुके हैं, लेकिन मैं बाकी कॉल्स पे आता हूँ। पंकज, आपका टेक क्या है? आउट ऑफ आई थिंक NTPC शानदार मूव यहाँ पे, टाटा पावर और एक तीसरा स्टॉक एक आप वारी को देखिए 3352, क्या शानदार मूव। BSE, इसे कहते हैं एक्यूट स्ट्रेंथ। आप रेंज को ब्रीच कर रहे हैं, आप मल्टी मंथ रेंज को ब्रीच कर रहे हैं। इनमें से कोई ट्रेड कैरी करने लायक कल के लिए, या फिर एटलीस्ट कोई ऑप्शन ट्रेड अगर इसमें अपीयर होता हो, एंड स्पेशली BSE? यस एब्सोल्युटली सर, BSE के अंदर बहुत कोर स्ट्रेंथ नजर आ रही है। सिंस मॉर्निंग लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर हायर हाइज के फॉर्मेशंस बनते हुए जा रहे हैं यहाँ पे। मुझे लगता है ये जो ट्रेड है यहाँ पे 3400 तक कल क्लोज हो सकता है। डेफिनेटली बाय करने की सलाह रहेगी फ्यूचर्स के अंदर भी। और ये ट्रेड डिस्क्लेमर के तौर पे बता रहा हूँ कि ये ट्रेड मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ में मॉर्निंग में शेयर किया होगा। ओके, BSE खरीदारी की राय और लगातार इस पर चर्चा हुई है। शानदार परफॉर्मेंस BSE की तरफ से। M6 भी रखेगा स्क्रीन पर, 2.25-3% की तेज़ी के साथ, ये भी वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार है। अच्छी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है, इस पर भी हमने चर्चा कर ली। अच्छा, रियल्टी पैक फिर से फोकस में आए हैं आज के सत्र में अगर आप देखें, और पिछले कुछ सत्रों से इनफैक्ट हमने चर्चा की है कि रियल्टी का शायद कमबैक हो, और जब रिकवरी प्ले आउट हुई है तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी हम देख रहे हैं। उबरा रियल्टी रखेगा एक बार स्क्रीन पर,
2.5% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है फिलहाल और डेज हाई पर कर रहा है कारोबार ओबरॉय रियल्टी। हाँ, वायदा में अगर आप देखें तो 2.5% की तेज़ी है। राजेश सातपुते जी, ओबरॉय रियल्टी ये कैसा लग रहा है काउंटर, और इस पर क्या राय होगी अब? श्रेया देखिए, अगर आप ओबेरॉय का डेली चार्ट देखें तो पिछले 2 दिनों में, यानी आप कह सकते हैं कि फ्राइडे एंड थर्सडे, जिस तरह से इसमें प्रॉफिट टेकिंग हुई थी, लेकिन इसने अपने 200 डेमो को तोड़ा नहीं था और जो करीबन 1600 के आसपास था। आज भी गैप डाउन के बाद ये रिकवरी दिखा रहा है, तो मुझे लगता है शायद जब तक ये 1600 का लेवल इंटैक्ट है तब तक मुझे लगता है ये बाय ऑन डिप बना रहेगा। इसका जो टारगेट है या आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस जोन है, वो रहेगा 1700 से लेके 1740। तो अभी भी 1700 से लेके 1740 का टारगेट इंटैक्ट है। इट्स अ बाय ऑन डिप फॉर मी, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा आपके अनफेवर में रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस रहेगा इसका 200 डेमा जो करीबन 1620 की ट्रेजेक्टरी में है। तो अगर बाय करना है तो बाय ऑन डिप करें। ओके, बाय करना है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी फिलहाल अपनानी है आपको, ये ओबरॉय रियल्टी पर राय होगी। अच्छा, एक बार आईटी पैक रखिएगा। इन्फोसिस पर तो सेल की कॉल दी ही है पंकज जी ने, लेकिन वीरेंद्र जी आईटी पैक पर हमने लगातार चर्चा की है और ये स्पेस अभी भी दिक्कत में है, चाहे एआई को लेकर बात हो जाए, इनके अर्निंग्स को लेकर बात हो जाए, लेकिन मिड कैप आईटी स्पेस ने फिर भी अगर आप देखें तो सर कहीं ना कहीं हिम्मत दिखाई है। जैसे कि कोफोर्ज अगर आप देख लें, आज 1% तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो अगर आईटी स्पेस में किसी को बेट लेनी है तो क्या वो मिड कैप आईटी हो? आपका नज़रिया क्या है वीरेंद्र जी? देखिए श्रेया, मैं बताऊं, भले ही टीसीएस के नंबर्स ने थोड़ा मूड स्ट्रीट का बिगाड़ दिया है ना, बट स्टिल आई थिंक इट्स हार्डली 5% ऑफ टोटल अर्निंग्स। अभी तो सिर्फ 5% अर्निंग्स आई है ना, अभी तो नंबर्स आने बाकी हैं। और एक बात आपने बिल्कुल कही श्रेया, अच्छी कही और सही कही कि मिड कैप आईटी लार्ज कैप आईटी से कहीं स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है। परसिस्टेंट इस सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रोलोवर्स के साथ आया था, और जब रोलोवर्स के साथ आता है तो वो एक अच्छे इंस्टीट्यूशनल जिसे कहते हैं ना पोजिशंस को कमांड कर रहा होता है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। और देखिए निफ्टी आईटी को अगर आप देखें तो आज भी अगर आप निफ्टी आईटी का लो देखें, शुक्रवार को भी निफ्टी आईटी ने 10 डेमा नहीं तोड़ा, 50 डेमा आप नहीं क्रॉस कर पाए, दैट इज समथिंग डिफरेंट। और आज भी अगर आप देखें डे लो से अगेन 20 डेमा से निफ्टी आईटी की रिकवरी है। मैं अगर आपके प्रश्न का उत्तर जुटाते जुटाते कुछ बात कहूँ ना, तो अभी भी मेरा सबसे फेवरेट टेक्निकल ग्राउंड पे आप देखें दैट्स एम्फेसिस, और लीड कर रहा है शेयर। मैं आपके व्यू से बिल्कुल सहमत हूँ। मिड कैप आईटी इज स्लाइटली बेटर वर्सेस लार्ज कैप आईटी इन कंपैरिजन, टेक्निकल कंपैरिजन एटलीस्ट, क्योंकि अभी हम और कुछ बात तो नहीं कर सकते श्रेया, क्योंकि अर्निंग्स अभी आनी बाकी है। मानस, शेयर ने जो बात कही वो टेक्निकल ग्राउंड पे काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती भी है। आपका व्यू क्या है इस वक्त? अगर मिड कैप आईटी में अभी भी आपको कॉन्ट्रा कॉल लेनी हो, आपका व्यू कहाँ कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव है? देखिए, फिलहाल की तो मैं कोशिश करूंगा कि अवॉइड करें आईटी स्पेस को, लेकिन मिड कैप में अगर एक ट्रेड देखना हो तो परसिस्टेंट पे ध्यान देना है, करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन अगर 5450 के ऊपर निकले तो यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है। अगर 5450 के ऊपर निकलेगा तो 5300 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। उस केस में 5850 तक के टारगेट भी आप स्टॉक पे देख सकते हैं। बट अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो आईटी का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव लगता है, इसलिए कोशिश करनी है कि आईटी स्पेस में पोजीशन ट्रेडिंग के तौर पे ना ली जाए। ट्रेंड नेगेटिव है आईटी का और अवॉइड करने के फिलहाल यही राय बेहतर राय है, तो अवॉइड करें आईटी एज अ स्पेस। लेकिन वक्त हो रहा है टॉप 3 कैश कॉल्स का, और कैश कॉल्स लेंगे हम गाबा सर से, सोमिल जी से और राजेश सातपुते जी से। तो गाबा सर बताइए, कैश के लिए कौन सा स्टॉक ढूंढा आपने? प्लान है मेरा अजंता फार्मा पर श्रेया। अजंता फार्मा ट्रेड करें 2905 पर, टाइट स्टॉप लगाएंगे करीब 2890, 15 रुपए का टारगेट है 2950। स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है अजंता फार्मा। प्रकाश गाबा सर की कॉल है अजंता फार्मा। सोमिल, आपका कैश ट्रेड? मेरा कैश ट्रेड होगा साई लाइफ पर। साई लाइफ में 2040 डेली मूविंग एवरेज के आसपास ही कंसोलिडेट हो रहा है। एक अप ट्रेंड में ऑलरेडी है। हर बार जब भी डिप होता है एवरेज इस पे सपोर्ट लेके फिर से एक नया ट्रेंड ऊपर की तरफ शुरू होता है। मुझे लगता है ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ऊपर में मेरे टारगेट 1100 के हैं और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना है वो है 950। ओके, साई लाइफ साइंसेस सोमिल जी की तरफ से आ गई ये काउंटर। राजेश जी, आपका कैश पिक? श्रेया देखिए, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर के ऊपर मेरी नजर है। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट है, इससे कॉन्ट्रा कॉल अगर आप डेली चार्ट देखें
तो ये रिवर्सल लगता है, जिसका टारगेट होगा पोजिशनली 330 का। तो स्लाइटली पोजिशनली सोचे 330 के टारगेट के लिए ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर बाय करे, 275 का स्टॉप लॉस होगा श्रेय। लेकिन प्योर अगर कोई आज के हिसाब से सोचे तो इसका एक रेजिस्टेंस बनता है 305 का, जो कि इसका तो 305 और 330 ये दो टारगेट के लिए ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर। ओके, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स आपका कैश कॉल, 3 कैश कॉल्स पूरी हो गई। अभी कुछ देर पहले हमारी मिड कैप आईटी पे चर्चा हुई थी। एक बार फिर से बैंक्स पे लौट के आते हैं और आपको आकर्षित करेगा इस वक्त मेरे स्क्रीन पर जो ऑप्शंस के स्टैट्स हैं और टेक्निकल चार्ट्स के स्टैट्स हैं, कंबाइनिंग दोज टू। लुक एट एक्सिस बैंक, डे हाई पर आके ट्रेड करता है। प्रकाश सर, एक्सिस बैंक पे आपका टेक क्या है? अभी इस दौर में अगर किसी बैंक ने निजी बैंकों में, फ्रंट लाइन बैंक्स में, लार्ज कैप बैंक्स में लीडरशिप रखी है तो वह है कंप्लीटली एक्सिस बैंक। अब ये शुक्रवार के स्विंग हाई को काट चुका है सर, और ये 2 मार्च के ब्रेकडाउन पॉइंट को भी क्रॉस कर चुका है। उस दिन ये जो 1354 से ब्रेकडाउन हुआ था। एक्सिस बैंक देख के लग क्या रहा है सर आपको इस वक्त? लेने लायक है, सिंपल लेने लायक है। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक दोनों ही लेने लायक है। एक्सिस बैंक की ट्रेड कर रहा है 1363, स्टॉप लगाएंगे 1353, 10 रुपीज का। क्या 1400 पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल में है। एक्सिस बैंक तो दौड़ चुका है, एक्सिस में मूव बाकी है। तो यस, लेने लायक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक लेने लायक लग रहा है गावस्कर को। 1% की तेजी के साथ डेज हाई पर निचले स्तरों से शानदार रिकवरी इस पर्टिकुलर काउंटर में। अच्छा, आज ईवी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल रही है। सारे ईवी स्टॉक्स अगर आप देखें तो 2-3-4% के अप जंप के साथ कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो सवाल अब ये उठ रहे हैं क्या ईवी इज द नेक्स्ट थीम, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी कई खबर आई हैं। एक तो कैफे नॉर्म्स, साथ ही ईवी पॉलिसी, और दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी जो पॉलिसी जारी की है उसमें क्या बातें सामने आई हैं और इसका असर पूरे ईवी स्टॉक्स पर कैसे होगा, ये समझ लेते हैं सुदर्शन जी से। सुदर्शन जी, गुड आफ्टरनून, बताएं। अगर जो बात करें तो ओवर द वीकेंड 2 बड़ी खबर आई है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट से, जैसा आपने बोला, और दूसरी खबर आई है दिल्ली गवर्नमेंट से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैफे एमिशन नॉर्म का न्यू ड्राफ्ट इशू किया है और दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी न्यू ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट इशू किया है। अगर मैं कैफे एमिशन नॉर्म की बात करूं तो उसमें कुछ एक चेंजेस देखने को मिला है। पहला, जो आपकी कंप्लायंस होगा वो 3 ईयर ब्लॉक में असेस किया जाएगा। पहले था ये हर एक ईयर का, ये पॉजिटिव होगा। एक एग्जांपल के तौर पर एक पीरियड लिया जाएगा FY28 to 30, सिमिलरली FY30 से FY32 तक। दूसरा, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का सुपर क्रेडिट जो था वो कम करके 1.6 टाइम्स कर दिया गया, पहले यही था 2 टाइम्स। तीसरा, इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया डेरोगेशन टेक्नोलॉजी, जिसके कारण ईवी मिक्स का रिक्वायरमेंट वो कम हो जाएगा 2 to 4%। और अगर जो आप नॉन कंप्लाइड हो तो आपको सुपर क्रेडिट खरीदना पड़ेगा BEEE से, वो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, गवर्नमेंट की एजेंसी है। अब अगर जो आप ऑटो कंपनीज की बात करें तो कितना उनका कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक व्हीकल से होगा ताकि वो कैफे एमिशन नॉर्म मीट कर सकते हैं। तो अगर जो मारुति की बात करें, अगर जो उनका ईवी 1 to 3% टोटल वॉल्यूम्स का फॉर्म करती है तो कैफे एमिशन नॉर्म मीट करेंगे। Hyundai एंड टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के लिए है 4 to 7%, और महिंद्रा की बात करें तो वो है 13 to 15%। नोमुरा विश्वास करती है कि इंडियन OEMs, मतलब इंडियन कंपनीज के लिए आसान होगा कैफे एमिशन नॉर्म मीट करना इन कंपेरिजन टू ग्लोबल OEMs लाइक Volkswagen, टोयोटा, ये सब के कारण। तो अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर, जो थी कि दिल्ली की ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट। उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, दिल्ली में पॉल्यूशन कम करना, और इसके लिए आपको ट्रांजिशन करना होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। अब हम आपको दे रहे हैं इंसेंटिव्स भी। अगर जो आप 4 व्हीलर्स की बात करें, कार की बात करें, अगर जो एक किसी भी कार की प्राइस ₹30 लाख है तो उसमें आपको रोड टैक्स हो या रजिस्ट्रेशन हो, वहां पे आपको छूट मिलेगा। दूसरा, अगर जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की बात करें तो एक्स फैक्ट्री प्राइस अगर जो 2.25 लाख रुपीस होगा तो वहां पे भी इंसेंटिव्स मिलेगा। अगर जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स की बात हो रही है तो आप जनवरी 1, 2027 से ये बोल रहे हैं कि आपको तभी रजिस्ट्रेशन आपके व्हीकल का होगा अगर जो आपका ईवी हो। तो सिमिलरली उन्होंने गवर्नमेंट फ्लीट या फ्लीट और सारे लोगों के लिए भी उन्होंने बोला, गवर्नमेंट फ्लीट उन्होंने बोला कि एक बार रूल्स नोटिफाई हो जाती है उसका सारे व्हीकल्स इलेक्ट्रिक ही होंगे। इसके कारण आज आपको स्टॉक्स में इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। मारुति अंडर प्रेशर में, क्योंकि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स अभी भी ज़्यादा है, सिर्फ एक ईवी है। M&M भी थोड़ा सा डाउन है, बजाज ऑटो, TVS मोटर। लेकिन अगर जो इन कंपेरिजन आप देखेंगे सारे ईवी प्लेयर्स हायर है
लास्ट 2 वीक से और आज भी, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक अंडर प्रेशर है। इसका कारण यह है कि दिल्ली ईवी पॉलिसी में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के लिए जो उन्होंने प्राइस रखा है 2.25 लाख रुपए इंसेंटिव्स के लिए, उसके अंदर दूसरे प्लेयर्स भी एलिजिबल हो जाते हैं। इसके कारण ओला इलेक्ट्रिक अंडर प्रेशर में है। और ऑटो इंस्टॉलर्स के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि अगर जो सेफ्टी का रेगुलेशंस टाइटन होगा तो इसके कारण उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। इसके लिए आप देखें सोना BLW हो गया, सनसेरा हो गया, या आप अतुल ऑटो हो गया, इस कारण ये सारे स्टॉक्स ऊपर है। सुदर्शन, बहुत बहुत शुक्रिया आपने, अगर आप देखें इस पूरे इवेंट को ढंग से समझाया। शायद आपने सुना अभी सुदर्शन को, और ये दिल्ली की जो ईवी पॉलिसी आपने उसको आई होप पढ़ा भी होगा। बड़ी बात यह है दिल्ली की पॉलिसी, दिल्ली मुंबई उन राज्यों में से, उन केंद्र शासित प्रदेशों में से जहाँ पे इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रदूषण की मार रही है। एक बार जब ऐसा नियम आता है तो दूसरे स्टेट्स भी इनको फॉलो करते हैं। आपका व्यू क्या है इस वक्त? कैसे रीड करेंगे आप इस पूरी पॉलिसी को? ये दूसरे स्टेट्स फॉलो करते हैं तो अल्टीमेटली जो बेनिफिशरीज हैं, प्रमुख बेनिफिशरीज आपके मुताबिक कौन से होंगे? जी, मुझे लगता है एक तो कमर्शियल व्हीकल्स और इनमें अडॉप्ट 2 व्हीलर्स में अडॉप्शन काफी फास्ट है इलेक्ट्रिक का, और मेरे हिसाब से 3 व्हीलर्स में ऑलरेडी CNG में जो ट्रांजिशन हुआ था उसकी वजह से पोल्यूशन में विजिबल इफेक्ट दिखा है उन एरियाज में। तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिक में जो ट्रांजिशन होगा उससे और फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनका रन टाइम काफी रहता है। तो छोटी कंपनीज में मुझे लगता है अतुल ऑटो का 3 व्हीलर पोजीशनिंग काफी स्ट्रांग है, तो उनको काफी बड़ा रेटिंग मिलना चाहिए। और चूंकि बेस भी छोटा है तो बहुत जल्दी मूवमेंट आ सकता है, और जो नए मार्केट्स की आप बात कर रहे हैं वहां उनकी प्रेजेंस भी तकड़ी है, तो वो उनको एक फायदा हो सकता है। प्लस ओलेक्ट्रा को मेरे हिसाब से जो कमर्शियल व्हीकल्स और बड़ी बसेस वगैरह में जो ट्रांजिशन है नेशनल लेवल पे वो जैसे तेजी पकड़ता है, मुझे लगता है ओलेक्ट्रा एक काफी बढ़िया बेट हो सकती है। ऊपर से स्टॉक काफी करेक्ट हो गया है, और जो कैपेसिटीज हैं इनके पास वो पूरे स्केल अप पे ये एक मल्टीबैगर काइंड ऑफ आइडिया बन के हो सकता है आने वाले 2-3 साल में। और तो ओलेक्ट्रा, अतुल ऑटो, ये 2 प्राइमरी बेनिफिशियल्स हैं। और पैसेंजर व्हीकल से मुझे लगता है कि लोकल में जो अवेलेबल है उसमें से टाटा मोटर्स को सबसे बड़ा फायदा होना चाहिए ईवी की फ्लीट से। और थोड़ा सा अगर आप रिस्की बेट चाहते हैं तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ओला को भी इसका काफी बड़ा फायदा होना चाहिए। और करेक्शन के बाद काफी डिप्लीटेड वैल्यूएशन है, अगर PESS वगैरह से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आती है तो जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं उनके लिए ओला भी एक बढ़िया बेट हो सकती है। ओके, अच्छा आप श्रेया से कुछ प्रश्न पूछते हैं। श्रेया, ये बताओ आज दिल्ली का AQI या फिर नोएडा का AQI कितना होगा? गेस करो। बहुत खराब होगा सर, आंकड़े तो मैं भूल गई। अरे नहीं, अच्छा हो गया क्या? 58। अरे वाह। मतलब आबो हवा बड़ी तब्दील से करा, देखें बड़ी बदली से नजर आ रही है। और अभी मैं ईवी पॉलिसी को बड़े गौर से सुन रहा था, बट ईश्वर करे ये वास्तविकता हमेशा के लिए रहे। हालांकि बारिश कम हो, मैं तो ये चाहता हूँ अब, क्योंकि फसल भी खराब होती है, बट मौसम अच्छा है। और कल तक भी अभी तक घर में चर्चा यही हो रही है कि पंखा 4 पे चले या 5 पे चले, और आधा अप्रैल बीत गया। हाँ, इट्स लुकिंग गुड, इट्स लुकिंग गुड, फिंगर क्रॉस सर, क्योंकि जब मैं दिल्ली में थी तो अभी तक हालात बहुत खराब होती थी। और ये जो सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं ईवी को बढ़ावा देने के लिए, कहीं ना कहीं सर ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। पोल्यूशन कम होगा। अब जैसे कैफे नॉर्म्स की बात हो रही थी, सुरेंद्र जी कह रहे थे कि इससे क्या होगा सर, CO2 का एमिशन बहुत कम हो जाएगा अगर ईवी पे शिफ्ट हुआ तो जाहिर तौर पर हवा अच्छी हो जाएगी। हाँ चलिए, अच्छा है। और दिल्ली की आबो हवा बदले, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मुंबई का भी करवाएं सर, कंस्ट्रक्शन बंद नहीं होता है। देखिए शायद क्या होता है ना, मुंबई कंस्ट्रक्शन फेज से गुजर रही है। आपको याद होगा जब मैं खुद दिल्ली आया था और जब मैं एक एग्ज़ाम के लिए मेडिकल उतरा था, तो मेडिकल से लगभग 3 किलोमीटर इधर, 3 किलोमीटर इधर, 3 किलोमीटर जान लगता था। फिर उसके बाद जब मेट्रो शुरू हुई, मेट्रो का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ 2004, 5, 6, 7, 10, 15, 20 तक, अभी भी होता है मेट्रो कंस्ट्रक्शन। एक सिटी है अपने कंस्ट्रक्शन फेज से गुजर रही है, वो आपके लिए बेहतरी के लिए हो रहा है, वो भी होगा, क्या करा जाए। राइट, देखते हैं कि कब होगा। अच्छा, आपने धमाकेदार ऑप्शंस शायद अभी तक नहीं लिया है, वक्त हो रहा है धमाकेदार ऑप्शंस का, वो भी हम यहाँ पर एड्रेस कर लेते हैं। मानस जी, राजेश पालवे जी भी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। अच्छा राजेश पालवे जी, आपसे पहले धमाकेदार ऑप्शन लूँ उससे पहले इस वक्त की ट्रेड बता दीजिए, क्या लग रहा है मार्केट की स्थिति देखकर, कौन सा काउंटर आपको अच्छा, शॉर्ट साइड या फिर बाय साइड?
गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, यहाँ पे हमें लगता है रियल एस्टेट स्पेस पे फोकस किया जा सकता है। पूरे सेक्टर में एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। पिछले 3-4 दिन से देखें तो एक सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पे फोकस में, स्टॉक को अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्टेबली हुआ है। जिस तरीके से स्टॉक अब अपने डे हाई की तरफ आज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाय करने की सलाह है। फ्यूचर्स में अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 1715 1720 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 1655 के आसपास। ओके, ओबेरॉय रियल्टी है राजेश जी का कॉल। अब एक काम करते, धमाकेदार ऑप्शन लेते हैं और 3 ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे आएंगे, एक एक करके ऑप्शन ट्रेड्स। मानस जी, राजेश पालविया जी और पंकज जी एक एक करके ट्रेड्स पिक करेंगे। मानस क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए, ऑप्शंस में जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे मेरा ध्यान है, जिसने अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया और 505 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रीच किया है। इसके ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 510 वाला कॉल ऑप्शन 16 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें और 30 रुपए के टारगेट सेट कर लें। ओके, जेएसडब्ल्यू एनर्जी की 510 की कॉल आपको पिक करनी है। राजेश जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेन जी, यहाँ पे मेटल स्पेस से वेदांता पसंद आ रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में एक करेक्शन के बाद वापस से अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी को रिज्यूम किया है स्टॉक ने, अपने प्रीवियस हाई, स्विंग हाई को भी कंफर्टेबली अब सरपास करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 760 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय किया जा सकता है, जो कि करीब 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 2832 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 16 रुपए के आसपास। तो 760 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन वेदांता में बाय करने की सलाह है। ओके, वेदांता में आपको 760 का कॉल पे पिक करना है। पंकज, आपका ट्रेड क्या रहेगा? सर 40s के इन द मनी कॉल पर नजरें हैं। 850 का कॉल ऑप्शन खरीदारी की सलाह रहेगी। 31 रुपीज 55 पैसा, 31 रुपीज 90 पैसे के आसपास से फिलहाल ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस पर बाय करने की सलाह रहेगी। 27 रुपीज 10 पैसे का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलना है। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 40-48 तक के रेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। जी हाँ, फोर्टिस हेल्थ केयर, याद रखिएगा आज दोनों ही हेल्थ केयर स्पेस में हॉस्पिटल स्टॉक्स ने एक अच्छा कर्व लिया है। मेरी दर्शकों से गुजारिश है, प्लीज़ इस पर होमवर्क करें, थोड़ा सा इसको रीड करें, इसके लॉन्गर टर्म चार्ट्स को एक टॉप डाउन अप्रोच की तरह पहले मंथली, फिर वीकली, फिर डेली को स्टडी करना शुरू करिए हेल्थ केयर स्पेस में हॉस्पिटल स्टॉक्स को। खैर, अब एक चीज़ की स्टडी और करते हैं, और जनाब कल मंगलवार है लेकिन मारुति को हम आज याद करेंगे। मारुति, मुझे याद अच्छी तरीके से जब फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर के नंबर्स आए थे उसके बाद एक गजब कम हुआ था। 12,500 से मेरे ख्याल से ये स्टॉक मैं रखता हूँ आपकी स्क्रीन पे, एक बजरा रखिएगा मारुति के लॉन्गर टर्म चार्ट्स। मारुति, आप समझिएगा कि वो ड्रीम ब्रेकआउट आया था एक मल्टी ईयर चैनल में रहने के बाद। वो ब्रेकआउट था अगस्त 14 को, अच्छी तरह याद है मुझे। उसके बाद ये 17,500 तक गया, लेकिन इस दौर में फिर क्रैक हुआ। इस क्रैक होने की वजह क्या है और इस प्राइस पर भी बुल और बेयर केस क्या बनता है, आइए आज बुल बेयर केस में मारुति पे चर्चा करते हैं। श्रेया और आशीष हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। पहले तो देखते हैं कौन क्या प्रस्तुत कर रहा है। श्रेया है आज बेयर और आशीष है बुल। बताइए, एक काम करते हैं, आशीष से शुरू करते हैं पहले तर्क, क्योंकि स्टॉक डाउन है। आशीष, कंस्ट्रक्टिव व्यू क्या है मारुति? तो जिस तरफ का स्टॉक प्राइस होगा उस तरफ आपको श्रेया नजर आ जाएंगी। मैं आपको तेजी के बढ़िया तर्क बताता हूँ। देखिए, तर्क आएंगे आज। मारुति की हम बात कर रहे हैं, जिसने अगर आप देखें तो देश में पीवी के साथ शुरुआत की, काफ़ी बड़ी क्रांति की, लगातार सबसे ज़्यादा बिक्री करने वाली गाड़ियों का ट्रैक रिकॉर्ड है। और इस मार्केट में जहाँ पर बहुत सारी कंपनियों के नाम आपको सुनाई देंगे पीवी में, लेकिन अभी भी अनडिस्प्यूटेड लीडर बना हुआ है। सारी कंपनी एक तरफ और मारुति का मार्केट शेयर एक तरफ। मारुति का मार्केट शेयर है 39%। देखिए, आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं आशीष? मैं तो फ्रूट्स खाता हूँ। फ्रूट्स खाते हो? मुझे लगता है आमंड्स की भी जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि आंकड़े शायद आप भूल गए हैं। 50% लीडरशिप हुआ करती थी, वो घटकर हो गई है आशीष 39%। तो ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं। तो मारुति सुजुकी वो बूमर नहीं होते जो जनरेशन के साथ आगे नहीं चल पाते, वो हो गई है, तो लैग कर रही है काफी पीछे। ये आंकड़े शायद आपको याद रखने चाहिए। हाँ, याद रख रहा हूँ आंकड़े, लेकिन कंपनियां देखिए श्रेया, कितनी 10 साल पहले कितनी कंपनीज थी पीवी में, अभी कितनी कंपनियां। भारत जैसे बड़े देश में 39% का मार्केट शेयर रखना अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह कि आप देखिए, आपने मुझे पूछा मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाता हूं, मैं पूछता हूं आपसे, आप कैब्स बुक करती हैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए? कभी? जी, करते हैं। आप करके देखिए, आप गाड़ी बुक करेंगी,
आपने अगर नॉर्मल कर दी तो आपके पास आएगी वैगनर, और आपने प्रीमियम चूज कर लिया तो आपके पास आएगी स्विफ्ट। आप नजर डाल के देखिए सड़क पर, आपको सिर्फ और सिर्फ मारुति की गाड़ियां देखने को मिलेगी। इस प्रकार का मार्केट शेयर है और ये ऑन रोड है, ये दिखती है ये प्रेजेंस। और बड़ी बात ये भी कि जो हिस्टोरिक ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक मारुति की तरफ से देखने को मिला ना, कोई कंपनी बीट नहीं कर पाई है। देखिए वैगनर की बिक्री हिस्टोरिक रही है, डिजायर की बिक्री हिस्टोरिक रही है, ऑल्टो की बिक्री हिस्टोरिक रही है, इनफैक्ट मारुति 800 की बात कर लूँ ना, वो भी हिस्टोरिक है। हिस्टोरिक इतिहास के पन्ने ना गिनाएं, अभी बताइए ट्रेंड क्या है। एंट्री लेवल गाड़ियों की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे सबसे वीक ट्रेंड है आशीष, आपने शायद रिपोर्ट ध्यान से नहीं पढ़ी, मुझे नहीं लग रहा शायद उबर और ओला के लिए यूज़ किया जाएगा। डिमांड देखें आप कितनी वीक है डोमेस्टिक सेल्स की, कोई खरीद नहीं रहा, और सिर्फ एसयूवीज के दम पर ही जो आंकड़े आते हैं वो आते हैं। एसयूवीज के सहारे कब तक चलेगा मारुति सुजुकी? अब ये थोड़ी सी फैक्चुअली इनकरेक्ट है, मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है। एंट्री पॉइंट में तो अनडिस्प्यूटेड आप कहीं पे भी देख लीजिए, गूगल करके देख लीजिए, मारुति से ज्यादा कोई भी नहीं, एक ट्रेंड है। दूसरी बात यह कि एसयूवीज का अभी तक लैग था, ये आपका तर्क होना चाहिए। एसयूवी में एक बहुत बड़ा लैग था जिसको एड्रेस किया है, तो इसकी वजह से ग्रोथ आ रही है। ग्रोथ अभी तक मिसिंग थी क्योंकि एसयूवी नहीं थी, अब आपके पास एसयूवी भी आ गई। थी ना मिसिंग, और आगे भी मिसिंग हुई। अब वो एड्रेस कर अरे एसयूवीज में थोड़ा बहुत पैर पसारना शुरू किया, आपने ही बोल दिया आशीष अभी। और ईवीज में क्या, मारुति सुजुकी ईवी में इतना पीछे है। अभी कैफे नॉर्म्स भी आए हैं, ईवी पॉलिसी को लेकर सरकार काफी अग्रसर होकर काम कर रही है, और मारुति सुजुकी का जो ईवी मिक्स है वो 1 से 3% है। सोचिए कितना पीछे है। और इसको अगर आप ध्यान में रखें तो ये तो काफ़ी पीछे है दूसरे अपने कंपेटिटर्स से। और जाहिर तौर पर जब न्यू कंपेटिटर्स जैसे कि एमजी, BYD जैसे स्टॉक्स गाड़ियां आ रही हैं, कंपनीज आ रही हैं, वहाँ पे मारुति सुजुकी का टिकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। देखिए कंपनी बड़ी है तो एक्सपेक्टेशंस भी बड़े हो जाते हैं, और ऐसे में ईवीज को लेकर इतना पीछे का रवैया शायद मुझे तो निराशाजनक लगता है। बड़ी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए लग रहा है मारुति पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। श्रेया देखिए इनके पास क्या है, ई विटारा लॉन्च हो चुकी है, गजब का रिस्पांस आता है, बिक्री के आंकड़े भी आप पिछले महीने के देख लीजिए, बहुत बढ़िया आ गए। फ्रॉन्क्स इन्होंने लॉन्च की, लॉन्च होती बहुत जबरदस्त बुकिंग यहाँ पर देखने को मिली। स्विफ्ट का हाइब्रिड वर्जन, अच्छा ईवी कर रहे हैं, बात समझ में आता है ईवी जरूरी है, लेकिन आप एक बार हाइब्रिड गाड़ियों की बिक्री देखिए, इनका पोर्टफोलियो देखिए, सीएनजी गाड़ियां अनडिस्प्यूटेड है, किसी के पास है ही नहीं, और ये सब गाड़ियां बिकती हैं। ज्यादा पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर है मारुति सुजुकी की डिपेंडेंसी, ईवीज में काफी पीछे हैं। अब और तर्क बताती हूँ मैं आपको, देखिए इनका ना आगे चलकर मार्जिन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वेज हाइक को लेकर काफी चीजें खबरें भी सामने आ रही है, और उस पर पुष्टि होगी तो और भी बताऊंगी आपको। लोग हड़ताल भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर वेज हाइक होती है आशीष तो मार्जिन पर जाहिर तौर पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये आंकड़े में रखूं तो 35% पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये भी जो अभी के नंबर्स है वो सस्टेनेबल आगे चलकर नहीं लग रहे हैं मुझे। हाँ, लेकिन क्या होगा कि अगर वेज हाइक होगी मानेसर में, नोएडा में, तो हम देख रहे हैं वैसे खबरें निकल कर आ रही है, मारुति के लिए है, मदरसन के लिए है, यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो सभी का होगा, क्योंकि ऑटो एंसिलरी भी बहुत ज्यादा वहाँ पर निर्भरता रखते हैं। तो अगर वेज हाइक होगा तो सभी में होगा, और फिर प्राइस हाइक भी देखने को मिलेगा, तो कीमत तो हम ही चुकाएंगे। लेकिन बात है अगर आगे जाके एबिटा मार्जिन्स की, तो गोल्डमैन सैक्स की आज एक रिपोर्ट देख रहा था, वो बता रहे थे कि तकरीबन 5% से ज्यादा कंसेंसस बीट कर सकता है एबिटा में, क्योंकि प्राइस हाइक सभी ऑटो कंपनीज ने लिया है। कितनी टिकाऊ है वो एक बड़ा सवाल हो जाता है ना आशीष यहाँ पे। और इनकी डोमेस्टिक सेल्स काफी कमजोर हो रही है, एक्सपोर्ट के आंकड़े भी थोड़े बहुत ठीक ठाक है, लेकिन वो भी अगर आप देखें, नहीं बता रही हूँ, बहुत बढ़िया चल रहा है, सबसे बेस्ट बताती हूँ। इनका एक्सपोर्ट्स अमेरिका, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट में होता है, काफी वॉलेटाइल है आशीष। 5 साल पहले मारुति का एक्सपोर्ट ना के बराबर था, अब आपकी टोटल रेवेन्यू में 18% का योगदान है। आप तो काफी पीछे, एक साल में मात्र 11% के रिटर्न दें, जहाँ के फोर्स मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा के। अच्छा, मैं आज आपसे एक ही सवाल पूछूंगा, अगर ये स्टॉक ऊपर होता तो आप किस तरफ होती? मैं तो बेरी होती, अभी काफी नीचे, जब तक ये ईवीज में अपने आप को साबित नहीं करती मारुति सुजुकी। फिलहाल ये स्टॉक अभी बेयर फेज में। बड़ा सवाल है, बिल्कुल। ओके, बड़ा सवाल है। नहीं, बहस आपकी अच्छी थी। देखिए अगर कंस्ट्रक्टिव होकर देखना हो तो एंट्री लेवल सेगमेंट में इनकी गाड़ियाँ अच्छी हैं, कॉस्ट और कॉस्ट इफेक्टिवनेस, और दूसरी बात कहीं भी खराब हो जाए आप ठीक करा लो, है ना। हाइब्रिड में इनकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्गिश है। तो ये थे पॉजिटिव्स, लेकिन नेगेटिव्स क्या हैं? नेगेटिव्स ये हैं, एक तो सेफ्टी मेजर्स मारुति अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। दूसरा 2000 सीसी से ऊपर की गाड़ियां अभी भी अगर आप देखें ये पूरा का पूरा जो आपका स्पेस है खाली पड़ा हुआ है। और तीसरी चीज़ ऑफ रोडिंग में, जैसे जिम्नी आई ना, जिम्नी आशीष, वो डिलीवर नहीं कर पाए। ऑफ रोडिंग में मारुति थोड़ा सा मिसिंग कर रहा है। और मुझे जानते, मुझे मारुति से कब चिढ़ होती है, हालांकि चिढ़ नहीं होती क्योंकि मेरे घर में भी 2 मारुति की गाड़ियां हैं,
जब बाईपास पे, हाईवे पे आपकी स्कॉर्पियो हो और स्कॉर्पियो चल रही हो 100 पे, 120 पे, और उसके बाद भी कोई अल्टो जब आपको ओवरटेक करती है ना, तो जनाब बहुत दुख होता है उस वक्त, यकीन मानिए। शरद जी से एक व्यू लेते हैं इस पर। शरद जी, आपने श्रेया को सुना और आशीष को सुना और आपने प्राइस भी देखा स्क्रीन पे, 13,100। आपका व्यू क्या है और इस प्राइस पर एक फेयर आउटलुक क्या है मारुति पर? मेरे हिसाब से ये करेक्शन के बाद तो ठीक ही लग रहा है, ऐसा कुछ बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस नहीं है, और टेम्पोररीली हाँ थोड़ा बहुत सेटबैक रहा है इन टर्म्स ऑफ नई लॉन्चेस वगैरह, खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं। बट अभी मुझे लगता है कि जिस तरीके से विक्टोरियस वगैरह को रेस्पॉन्स मिल रहा है वो काफी स्ट्रांग है, और जो हाइब्रिड प्रोफाइल है वो भी काफी स्ट्रांग रहना चाहिए, लॉन्च स्ट्रक्चर भी काफी मजबूत है। और अभी अगर आप वैल्यूएशंस देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगले 1-2 साल के नंबर्स पे अगर आप सोच रहे हैं तो 25 से 30 का मल्टीपल आइडियली मिलना चाहिए, लोअर साइड पे 25 का, अपर साइड पे 30 के आसपास का। तो मुझे लगता है आप लोअर साइड पे 14,000, ऊपर में 16, 16,500 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। तो कंजर्वेटिवली आप 15,000 के आसपास के टारगेट्स लेके चल सकते हैं अगर आपका साल 1.5 साल के ऊपर का नजरिया है। तो मुझे लगता है जैसे जैसे नई लॉन्चेस आती है वैसे वैसे श्रेया के जो कंसर्न्स हैं इलेक्ट्रिक वगैरह को लेकर, हाइब्रिड को लेकर, वो भी एड्रेस हो जाएंगे। और जनरली हमारा मानना है कि पैसेंजर व्हीकल्स में ट्रैक्शन काफी मजबूत रहनी चाहिए अगले साल 1.5 साल एटलीस्ट। तो चलिए, तो श्रेया और आशीष के बीच में जो ये अगर आप देखें एक बहस हुई बुल और बेयर केस, उस पर शरद जी का फाइनल आउटलुक है और एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच 13,100 के प्राइस पे। चलिए अब एक काम करते हैं, 4 का चौका इस सेगमेंट से आपको अवगत कराते हैं। 4 ट्रेड्स आएंगे आपकी स्क्रीन पे एक एक करके, और देखिए मैंने जो पहला ट्रेड पिक करेंगे हम वो है मानस जी का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। उसके बाद आएगा आज का एफएनओ सुपरस्टार, पिक करेंगे राजेश पालवे जी से। 4 का चमत्कार ट्रेड आएगा सोमिल जी से, और मिड कैप फंडर शरद अवस्थी जी से। मीनवाइल एक चीज़ पे याद रखिएगा, मैं जो श्रेया से 2 बजे बात कर रहा था कि बिटवीन 245 to 310 निफ्टी इंडियन मार्केट्स एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश करेंगे ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को, इस रेंज में अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ऑल जियोपॉलिटिकल टेंशंस, क्रूड और कल की छुट्टी। उसके बावजूद दैट रेजिलियंस, वो जो फैक्टर था ना जो इंडियन मार्केट शो कर रहे हैं 1 अप्रैल के बाद से लेकर अब तक, एंड मोर स्पेशली 6 अप्रैल के बाद से अब तक, वो आज भी अब तक कायम है। ट्रेड्स पिक करते हैं। मानस, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए यूपीएल पे मेरा ध्यान है। यूपीएल में गैप डाउन देखने को मिला, लेकिन 10-20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रैली रिज्यूम हो गई है। मेरा समझना है कि यूपीएल तैयार है अपने 200 मूविंग एवरेज को टच करने के लिए। तो इसका 640 का कॉल ऑप्शन जो 22 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 40 रुपीज 40 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, यूपीएल सस्ता ऑप्शन में सुझाया गया है। और अब एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलते हैं राजेश पालवे जी की तरफ। पालवे जी, बताइए आपका एफएनओ सुपरस्टार। तो श्रेया जी, यहाँ पे हमें लगता है मेटल स्पेस पे ही फोकस किया जाएगा, और मेटल स्पेस में यहाँ पे टाटा स्टील पे फोकस है। डे हाई की तरफ स्टॉक अप ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, और हमें लगता है टाटा स्टील में ये मोमेंटम 212, 215 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो टाटा स्टील फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह है। ऑन द डाउन साइड 203 के आसपास स्टॉप लॉस रखने होंगे। ओके, सोमिल, आपका ट्रेड आज का टेक्निकल ट्रेड क्या रहेगा आपका? मेरा ट्रेड होगा इटर्नल पर। इटर्नल में एक डाउन ट्रेंड ऑलरेडी शुरू हुआ है, और लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में लो टॉप लो बॉटम बन रहे हैं। 40 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस लेके फिर से ये जो शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा। इन द मीडियम टर्म आउटलुक भी ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है। मुझे लगता है यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 247 पर, और टारगेट रहेगा 222 ऑन द सेल साइड। ओके, इटर्नल यहाँ पर बिकवाली की राय हो गई सोमिल जी की तरफ से। चार्ट का चमत्कार में मिड कैप फंडा, शरद जी आपको कौन सा स्टॉक? मिड कैप फंडा में हमें लगता है पीआई इंडस्ट्रीज एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। कंपनी एग्रोकेम वगैरह में देश की जानी मानी कंपनी है, 78% एक्सपोर्ट रेवेन्यू आता है, और हमें लगता है आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये जो एग्रोकेम का एक इन्वेंट्री साइकिल है वो नॉर्मलाइज होता है, इसका काफी बड़ा फायदा होना चाहिए।
CDMO वगैरह में भी कंपनी अपने पांव जमा रही है, और मॉलिक्यूल्स जनरली लॉन्ग शेल्फ लाइफ के होते हैं, 7 से 12 साल के, 4 से 5 लॉन्च पर ईयर कंपनी CSM मॉलिक्यूल्स में भी टारगेट कर रही है। एक प्रोडक्ट में यूएस में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है, बट लार्जली मुझे लगता है कि वो एड्रेस है। जैसे जैसे ये एग्रीकेम का जो इन्वेंट्री साइकिल है नॉर्मलाइज होता है, इनको काफी बड़ा फायदा होना चाहिए। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अर्निंग्स में लगभग 15% जैसी इंप्रूवमेंट होगी, तो 105 के आसपास की EPS आनी चाहिए, और 35 के आसपास का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 3,600-3,700 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से PI इंडस्ट्रीज। ओके, PI इंडस्ट्रीज मिड कैप फंडा में शरद जी की पिक हो गई। 4 का चौका का एक फटाफट से रिकैप लेकर आ जाते हैं। हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। मानस जी की तरफ से आया UPL की 640 की कॉल लेनी है आपको, 40 का टारगेट है, 14 का स्टॉप लॉस लगाना है। FNO सुपरस्टार के लिए हम गए राजेश पालवे जी की तरफ, और उनके तरफ से आया है टाटा स्टील फ्यूचर्स में खरीदारी की राय, 212-215 के टारगेट हैं, 203 का स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट का चमत्कार बिकवाली की राय सोमल जी की तरफ से इटर्नल पर है, 222 के नीचे के टारगेट है, 247 का स्टॉप लॉस लगाना है। और मिड कैप फंडा के लिए अभी सुझाया PI इंडस्ट्रीज शरद जी ने, 3,700 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, खरीदारी की राय इन स्तरों पर। आगे बढ़ते हैं और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ की चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे कल, और नतीजों का अनुमान बताने के लिए मेरी सहयोगी कंचन है। कंचन, कैसे रह सकते हैं नतीजे? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अगर Q4 के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स हमें पॉजिटिव सेट में ही देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर ले फर्स्ट ईयर प्रीमियम की, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जंप जो है वो देखने को मिल सकता है। 2,965 करोड़ पे ये नंबर जो है वो रजिस्टर हो सकता है। वहीं अगर बात करी जाए APE की, यानी कि यहाँ पे हमें करीब 44% की जो बढ़त है वो देखने को मिल सकती है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस भी करीबन 45% तक हमें उभरता हुआ नजर आ सकता है, और मार्जिन्स में भी अच्छी खासी तेजी की जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही है। देखिए APE ग्रोथ की जैसे हमने बात करी, तो ये हमें सिंगल डिजिट में देखने को मिल सकती है Y-on-Y बेसिस में। साथ ही अगर मार्च 26 की अकेले बात करी जाए तो यहाँ पे हमें एक माइल्ड रिकवरी की जो एक्सपेक्टेशन है वो देखने को मिल रही है। नॉन लिंक बिजनेस की बात करी जाए तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो हमें हेल्दी साइड में देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट जो उनका प्रोटेक्शन बिजनेस है वहाँ पे भी जो रिकवरी है वो आती हुई दिखाई पड़ सकती है। इस टाइम पे अगर हम बात करें VNB मार्जिन्स की, तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस और साथ में जो ईयरली बेसिस है, दोनों में ही जो रिकवरी है वो देखी जा सकती है, बिकॉज इस टाइम पे जो इनका प्रोडक्ट मिक्स है काफ़ी ज़्यादा सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब की फोकस एरिया क्या होंगे उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। इस टाइम पे जो रीस्ट्रक्चरिंग कमीशन है और साथ में जो रीकैपिंग है उसके ऊपर रेगुलेटरी के किस तरीके के रिस्क आते हैं, तो ये खासा ध्यान में रखना होगा। लेकिन ओवरऑल सेट ऑफ नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स हेल्दी हैं। ओके, नंबर्स हेल्दी रह सकते हैं। शुक्रिया कंचन जानकारी के लिए। अब देखते हैं कि कल नतीजे कैसे रह सकते हैं, लेकिन उससे पहले स्टॉक थोड़ा फ्लैट नजर आएगा आपको। अच्छा, एक बार फिर से नीचे लेकर आइए, 165 अंक नीचे हम कर रहे हैं कारोबार। अब 23,750 के ऊपर, 700 के इंटैक्ट ऊपर क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लगता है कि शायद अब हो जाए। लेकिन कुछ और काउंटर्स का जिक्र कर लेते हैं, और वोल्टास का तो जिक्र हमने किया ही। एक बार लेकर आइए स्क्रीन पर सोना कॉम्स 2% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार आज के सेशन में, और ऑटो एंसरी स्पेस में अगर आप देखें तो ये पर्टिकुलर काउंटर आज के सत्र में थोड़ा निचले स्तर से रिकवरी दिखाता हुआ। क्या इस पर भरोसा किया जाए? सोमिल जी बताइए। सोना कॉम्स डेफिनेटली बहुत समय से ये एक रेंज में था, जो रेजिस्टेंस था अराउंड 560 के आसपास, वो ऊपर की तरफ टूटा है। जो प्रीवियस अगर हम लास्ट 3 या 4 क्वार्टर देखें, उन सारे हाईज को ऊपर की तरफ तोड़ा है। 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 2040 डेली मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट करके वो कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ तोड़ा है। मुझे लगता है यहाँ से मीडियम टर्म आउटलुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। 590 पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट 610 के आसपास होगा, लेकिन मुझे लगता है उसके भी बहुत ऊपर जा सकता है। अब इसका जो बेस है वो अराउंड 490-480 के आसपास एक बेस बन गया है, और मुझे लगता है कि इसके नीचे अब ये जाएगा। तो स्टिक स्टॉप लॉस रखे अराउंड 520 इन द वेरी शॉर्ट टर्म, और ऊपर में 610-630 के आसपास के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सोना BLW प्रिसीजन पर यह व्यू हो गया। डेज हाई पर बंद होने की तैयारी इस पर्टिकुलर काउंटर में। चलिए एक और खबर बताते हैं आपको। RBI ने NBFCs के अपर लेयर
क्लासिफिकेशन के लिए ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए हैं और आरबीआई ने अपर लेयर में शामिल होने के नियम काफ़ी आसान करते हैं। अब 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के AUM वाली NBFCs अपर लेयर में शामिल हो सकेगी। पूरी खबर और NBFCs इंडस्ट्रीज पर इसके असर को समझाने के लिए मेरे सहयोगी CNBC TV 18 की ऋतु आ गई हैं। ऋतु, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या है खबर और कैसा असर NBFC स्पेस पर? आरबीआई ने एनबीएफसी रूल्स में कुछ बड़े चेंजेस प्रपोज किए हैं। सबसे पहले अब कॉम्प्लेक्स स्कोरिंग सिस्टम हटाने की बात की जा रही है अपर लेयर एनबीएफसीज के लिए और इसकी जगह एक सिंपल रूल आएगा कि एसेट साइज के बेसिस पर अपर लेयर एनबीएफसीज का क्लासिफिकेशन होगा। मतलब जिस एनबीएफसी का एसेट साइज 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगा उन्हें अपर लेयर में डाला जाएगा। दूसरा बड़ा चेंज ये है कि अब टॉप 10 एनबीएफसीज ऑटोमेटिकली अपर लेयर में नहीं आएंगी और तीसरा चेंज ये है कि गवर्नमेंट एनबीएफसीज को अब अपर लेयर में भी क्लासिफाई किया जा सकता है जो पहले अलाउड नहीं था। इन गवर्नमेंट एनबीएफसीज का आपको याद होगा आरएफसी, पीएफसी एक्सेट्रा, इनका स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को लेकर एक्सपोजर काफी ज्यादा है तो उनकी राहत के लिए स्टेट गवर्नमेंट गारंटी वाले लोन्स पर भी कुछ एक्सपोजर नॉर्म्स को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सकती है। नाउ आरबीआई ये भी कह रहा है कि ये 1 लाख करोड़ वाली लिमिट हर 5 साल में रिव्यू होगी। अब समझिए इसका इम्पैक्ट। अपर लेयर में आने का मतलब ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जैसे कि लोन देने की लिमिट, ओवरऑल एक्सपोजर लिमिट टाइटर होती है सिमिलर टू बैंक्स, कैपिटल, गवर्नेंस, डिस्क्लोजर, इन पर भी ज्यादा प्रेशर होता है। और कौन आ सकता है इस अपर लेयर में? अगर आप देखें आरईसी, पीएफसी, आईआरएफसी और हुडको, इन सबका एसेट साइज 1 लाख करोड़ के ऊपर है तो ये भी अब अपर लेयर कैटेगरी पे आ सकते हैं। और कौन बाहर हो सकता है उसमें पीएनबी हाउसिंग और सम्मान कैपिटल है जिनका AUM 1 लाख करोड़ से कम है। पर याद रखें इन दोनों को 2023 में अपर लेयर में इंक्लूड किया गया था और आरबीआई के करंट रूल्स के मुताबिक 5 साल के बाद ही उनका रिव्यू हो सकता है। सो इवन दो उनका AUM 1 लाख करोड़ के अंदर है, इमीडिएटली हो सकता है वो अपर लिस्ट से ना हटाए जाए। और फाइनली टाटा सन्स पर हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इन चेंजेस की वजह से टाटा सन्स की पोजीशन में कोई खास चेंज नहीं होगा। टाटा सन्स की डी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अभी भी आरबीआई के पास पेंडिंग है तो उनको लिस्ट करना पड़ेगा या उससे राहत मिलेगी, उसका फाइनल फैसला आरबीआई ही करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और एनबीएफसी सेक्टर के जो बड़े बदलाव की तैयारी है उसको थोड़ा सा और उस पर प्रकाश डालने के लिए। अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में जो आज की बातचीत है उसे शुरू करते हैं। देवेंद्र चौकसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बातचीत में। मीनवाइल अगर आप एक बार निफ्टी को थोड़ा सा देखें, निफ्टी वही 865 23,867 की रेंज में स्टेबल है। देवेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और एक इंडियन मार्केट्स में एक रेजिलियंस है आज भी, अगर आप देखें वो रेजिलियंस, वो ठहराव, वो बाय ऑन डिप्स का ट्रेड जो है बखूबी काम कर रहा है। देवेंद्र जी कैसे देख रहे हैं? मैंने आज सुबह 500 अंकों का गैप डाउन था, हमने रिएक्शन दिया इस बात पे कि वो टॉक्स सक्सीड नहीं हो पाई, क्रूड को लेकर वरीज एक बार फिर से बढ़ती हुई और सबका ध्यान अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अगर आप देखें अटक गया है कि कहीं यहाँ की जो टेंशन्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रूड को फाइनली अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में डाल दें। बाजार के सुबह कंसर्न्स थे लेकिन उन सब कंसर्न्स के ऊपर मैं तो मानता हूं कि प्राइस का बिहेवियर सबसे महत्वपूर्ण है, वो बड़ा अच्छा अब तक है। देवेंद्र जी आपका व्यू क्या है इस वक्त? गुड आफ्टरनून। वेल आई गेस आई थिंक क्रूड और करेंसी ये दो चीज के ऊपर मार्केट का ज्यादातर फोकस है। क्रूड के माध्यम से देखें तो if the supply is not getting disrupted as far as the crude and crude derivatives are concerned, now the market I think is fairly comfortable. Second thing, government ने जो excise के दाम के अंदर जो बदलाव किया है, they have basically ensured that the petroleum product prices are not going up in hurry. And at the same time, windfall tax on export of refining products, I think they are basically making sure that whatever the loss that the government books में आता है because of the non-collection of excise duty, वो partly recover कर ले हैं export के ऊपर जो windfall tax डालने के साथ में। तो काफी हद तक बैलेंसिंग एक्ट मार्केट उसको मान रहा है। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक बिलीव्स के जहाँ तक $110 के ऊपर ब्रेंट क्रूड सक्सेसफुली ट्रेड नहीं होता है तब तक इंडिया की इकोनॉमी के अंदर कोई मेजर बदलाव नहीं आएंगे फ्रॉम इन्फ्लेशनरी पॉइंट ऑफ व्यू।
सो क्रूड का एक इम्पैक्ट पॉजिटिव मार्केट देख रहा है कि इवेंचुअली ये बढ़ते दाम के अंदर भी इंडियन इकोनॉमी इज क्वाइट रेजिलिएंट। और दूसरी तरफ करेंसी का जो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं उसके अंदर आरबीआई के जो इंटरवेंशन हुए हैं उसके साथ में एक चीज मालूम पड़ती है कि करेंसी जो गिरी थी वो शायद पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की ज्यादातर सेलिंग के कारण ही गिरी थी, ना कि ट्रेड के डेफिसिट के कारण। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर पोर्टफोलियो ट्रेडर्स जो फॉरेन ट्रेडर्स है उनके ऊपर एक तरीके से कोई रेगुलेशन सेट होता है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि करेंसी भी सुधर जाएगी। तो क्रूड और करेंसी दोनों संभल जाते हैं तो मैं ऐसा समझता हूँ मार्केट के लिए एक डायरेक्शन क्लियर बन जाएगा। मार्केट विल नॉट गो डाउन इन हरी। एट द सेम टाइम जो 32,000 करोड़ का गए महीने भी हमने एसआईपी का इन्फ्लो देखा म्यूचुअल फंड के अंदर, वो एक दूसरा भी सजेस्ट करता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मार्केट के अंदर फंड्स रोकना चाहता है ये समय के अंदर अनसर्टन टाइम्स के अंदर। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव है इंडियन इकोनॉमी के अंदर कि रिटेल इन्वेस्टर ड्यूरिंग द अनसर्टन टाइम पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ तीनों तीन चीज को जुड़ा के देखें तो मार्केट को ज्यादातर घटने का कोई ऐसा मूड नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑन द कॉन्ट्री कोई भी पॉजिटिव न्यूज आते हैं तो मार्केट यहाँ से संभल जाएगा एंड एट द सेम टाइम वो फर्दर ऑफ। सो ये न्यूज रखते हैं इन्वेस्टर चल रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बैलेंस ग्रुप बनते जा रहा है। अच्छा देवेंद्र जी, हमने बात करी, डायरेक्टर साहब एक बार रुपये रखिएगा प्लीज स्क्रीन पे। क्रूड पे बात हो गई, रुपये पे बात हो गई और आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद हमने लगातार एक रिकवरी देखी है, लगभग ₹2.5 रिकवर भी हुआ था रुपया। राइट नाउ इट्स 93.34। आईटी का जिस नोट पर शुरुआत हुआ है, टीसीएस के नंबर्स को आपने देखा, आप टीसीएस के ब्रश से ही इस पूरे आईटी के अर्निंग सीजन को पेंट करना चाहेंगे या फिर टीसीएस इज वन ऑफ, वी आर एक्सपेक्टिंग सम बेटर नंबर्स फ्रॉम मिड कैप आईटी? मैं सर्टनली आई थिंक एक इंडिकेशन बहुत पावरफुल मिला है कि ऑर्डर इनफ्लो कम नहीं हो रहे हैं। एट द सेम टाइम एआई के माध्यम से देखें तो कंपनी ज्यादातर अपने कस्टमर को एडवांटेज पास ऑन कर रही है बिकॉज एआई हैज स्टार्टेड बिकमिंग इनेबलर। कोडिंग लिमिटेड समय के अंदर कंप्लीट हो जा रहा है। कंसल्टिंग वर्क का जो दायरा है वो भी आई थिंक बहुत इजी तरीके से एआई के माध्यम से अच्छी तरह से हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की वो बढ़ती जा रही है बिकॉज एआई इज डिलीवरिंग रिजल्ट फास्टर। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो हिसाब से अनसर्टन टाइम्स के अंदर टीसीएस ने कमेंट्री दी है ये आई थिंक काफी पॉजिटिव इंडिकेशन है कि अगले समय के अंदर अच्छे तरह से आई थिंक नए ऑर्डर इंटेक्स ऑर्डर इनफ्लो आने स्टार्ट हो जाएंगे और मे बी आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर मेनी अदर कंपनीज जो इंडियन स्पेस के अंदर है। So earlier fear of analyst was that I think most of the Indian IT companies will have to rewrite their business model. मैं ऐसा समझता हूँ certainly they will rewrite their business model from collecting the revenue on time and effort basis to the outcome basis. और अगर outcome basis के ऊपर जो revenue model संभल जाता है बन जाता है तो शायद I think that would be I think the best time coming for the most of the Indian IT companies. Keep the fingers crossed at this point of time. मैं ऐसा समझता हूँ कि overall environment सुधर सकता है आईटी कंपनीज के लिए एंड सम ऑफ द मिड टियर आईटी कंपनीज जो एम्बेडेड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑलरेडी आउटकम बेस्ड है तो उनके लिए आई थिंक दायरा काफी अच्छा होना चाहिए ऐसा मान के चलते हैं। ओके, ये आईटी स्पेस पे सर आपकी राय होगी। देवन जी गुड आफ्टरनून। अच्छा, कोई और स्पेसेस पे बात करेंगे सर। और सबसे बड़ी खबर आज ईवी स्टॉक्स ईवी पॉलिसी आई जो वीकेंड पे और उसके बाद हमने रिएक्शन देखा ईवी स्टॉक्स के ऊपर। तो सर सवाल मेरा ये कि क्या नेक्स्ट बड़ा थीम अब ईवी थीम होता जा रहा है और हाँ तो कौन से स्टॉक्स लगते हैं आपको इन स्पेसेस में जहाँ पर दमखम नजर आ सकता है? हाँ श्रेया, गुड आफ्टरनून। सो सर्टनली ईवी स्पेस के अंदर आई थिंक बदलाव बहुत जल्दी से आ रहा है। जैसे हमने देखा था कि कोविड के बाद के समय के अंदर various Indian industries started picking up, and one of them definitely was the pharmaceutical healthcare segment जो था उसके अंदर। ईवी के माध्यम से देखें तो आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ कि ये शायद करंट जो क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल रिलेटेड के दाम जो है उनकी जो क्राइसिस बनते जा रही है आई थिंक दिस इज गोइंग टू प्ले एज ए कैटलिस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द ईवी कंपनीज फॉर ग्रोथ। जो पिछले साल के अंदर ईवी कंपनीज के नंबर्स थोड़े सर्कमस्पेक्ट रहे थे, ये साल के अंदर आई थिंक ये नंबर्स मेरे ख्याल से काफी हद तक सुधर के आएंगे। The new demand from customer is coming into the EV vehicle space. तो एडॉप्शन जो हम मान के चलते थे करीबन 2028-2030 के बीच में बनेगा,
उसकी जगह पे आज की तारीख में एडॉप्शन बन रहा है 2026-2027 का, सो एटलीस्ट 2 साल एडवांस हो चुका है. So we remain distinctly positive about some of the companies who have got the better abilities to deliver the product, like in two-wheeler, Bajaj Auto kind of company, or even for that matter, even TVS. I think they are probably one of the strongest companies की जो अच्छी तरह से deliver कर सकते हैं. Even the largest company like Maruti has also started adapting to the EV platforms. Mahindra is definitely, I think, a proven case now. Tata is also, I think, basically moving with a very good track record now. So मैं ऐसा समझता हूँ कि seriously these companies are basically going to grow at a higher levels, and EV will definitely play a catalyst role in this kind of a situation. राइट सर. अच्छा, ईवी थीम के अलावा जो दूसरी थीम आज के सेशन में चली है दैट इज़ पावर स्टॉक्स है, पूरी पावर थीम. तो क्या आपको लगता है कि पावर थीम ये अब ट्रेंड में रहने वाला है और यहाँ पर भी कमाई के मौके अच्छे खासे मिलेंगे? 10 साल का दायरा पकड़ के चलते हैं पावर सेक्टर के अंदर, एंड मैं ऐसा समझता हूँ कि ये आई थिंक शुरुआत है, क्योंकि एक तरफ पावर जनरेटिंग कंपनीज है, दूसरी तरफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, और तीसरी तरफ देखें तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज विच आर बेसिकली सपोर्टिंग दिस एंटायर सेक्टर, दैट इज द यूटिलिटी प्रोवाइडर्स, उनकी तरफ ध्यान दें तो आई थिंक दे आर ऑल थ्री ऑफ देम आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन. मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल ग्रोथ डेफिनेटली इकोनॉमी ग्रोथ के साथ में जुड़ा रहेगा. अगर इकोनॉमी 10% कैसे ग्रो हो रही है तो आई थिंक दिस सेक्टर, द एनर्जी यूटिलिटी सेक्टर जिसकी हम बात करते हैं, they would probably, I think, grow, I think, in the vicinity of around 15%. And so would be the situation with transmission and distribution companies कि जहाँ पे capital intensive business है, but फिर भी जब revenue बननी शुरू होती है तो I think they recover very fast because their margins are almost 95%. So हम समझते हैं कि Power Grid, Adani Energy Solutions, such kind of companies are definitely very commandable position. At the same time, utility business के अंदर भी देखें तो many of the energy companies starting from ABB, Siemens, GE, T&D are among the, I think, the stronger players in the industry. नाम थोड़े शायद कॉस्टली हो सकते हैं वैल्यूएशन के तरीके से देखें तो, बट ओवरऑल आई थिंक द ग्रोथ प्रोग्राम मैंने जैसे बताया 10 साल के लिए चक्कर करके चलते हैं तो SIP वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन सम ऑफ दिस कंपनीज वुड बी, आई थिंक, मोर मीनिंगफुल गोइंग फॉरवर्ड. देवेंद्र सर, थोड़ा सा क्लब कर रहा हूँ, बट अभी एक दो थीम यानी होटल्स, देन यू हैव हॉस्पिटल्स, इनमें से क्या ऐड कर रखा है आप लोगों ने, या फिर क्लाइंट्स को जिसमें कंस्ट्रक्टिव व्यू दिया वो आपने? Both. I think the hospital business is definitely growing well in the healthcare segment. So certainly the newer companies are also coming into the market, and at the same time new bed capacity is also happening at the same time. So there is one area of focus over there. So we don't have immediate recommendations to make in this particular area because of the fully priced some of the stocks they are at this point of time in the market. Within the hospitality sector, which is hotel sector, definitely I think the companies are relatively much better positioned. और हम समझते हैं कि ओवरऑल एनवायरनमेंट उनके लिए बेटर रहेगा बिकॉज ऑफ आई थिंक द डोमेस्टिक कंजम्पशन डिमांड इज इंक्लूडिंग डोमेस्टिक ट्रैवलिंग इज इंक्लूडिंग टेम्पल टूरिज्म इज इंप्रूविंग. So all of these areas are basically driving some of the hotel businesses, and very systematically they are driving it. So selectively we are bullish about the space, and it's a larger focus on ITC hotels as well as Indian hotels. ओके, ITC होटल्स और इंडियन होटल्स पे आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव व्यू है. एक दो थीम और लेके आता हूँ जरा प्लीज़. कोचिन शिपयार्ड जब से डेरिवेटिव्स में आया था, एक लीड ली थी इसने पूरे डिफेंस स्पेस में, और हालांकि BL ऑल टाइम फेवरेट है इस स्पेस का अभी भी, अगर आप देखें अपने करियर के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में. देवेंद्र जी, एक सिंगल स्टॉक अगर आपको पिक करना हो डिफेंस में, वो क्या रहेगा इस वक्त? सर डाउनसाइड HAL के अंदर काफी हद तक आई है, एंड आई थिंक HAL probably looks now more comfortable than their previous high, because previous high के अंदर HAL के अंदर valuations काफी हद तक concern थी. We believe that I think currently these concerns are slightly less comparatively, though the valuation will be slightly expensive at this point of time. But हम समझते हैं कि if one wants to buy this particular space for 3 to 5 years, then slowly and gradually accumulation is expected. ऐसा हमारा मानना है, because overall environment remains absolutely, I think, comfortable from the perspective of seeing the higher growth in this space.
Similarly, I think the likes of BEL, I think is also equally interestingly positioned. And BEL, I think through their defense division, I think is doing very well. So in my viewpoint, I think some of these companies, though little expensive, market correction के साथ में buy कर सकते हैं. I think that would be a better approach, I suppose. ओके देवेंद्र जी, आपका वाइट गुड स्टॉक्स को लेकर कन्विक्शन बन रहा है क्या? वोल्टास, ब्लू स्टार, हैवेल्स जैसे काउंटर्स में आज हम तेजी देख रहे हैं आज के सेशन में, क्या यहाँ से आगे चलकर और अप मूव दिखाएगा, और अगर हाँ तो कौन कौन से स्टॉक्स इस स्पेस से आपको अच्छे लगते हैं? The best time to buy white good would be somewhere in July to September quarter. April to June quarter is historically seen as a favorable quarter for the white goods companies in particular. Demand scenario के अंदर कोई डाउट नहीं है हमारे माइंड के अंदर, because overall the consumer is comfortable spending into FMEG companies as well because of the larger amount of disposable income under the lower tax regime, both direct as well as indirect. तो ऐसा समझता हूँ कि the companies which are basically looking stronger, they continue to remain in a stronger wicket as well at the same time. Many companies are fully pricing in current level of growth. So hurry should not be there in buying this stock. जल्दीबाजी करने का कोई मीनिंग नहीं. But market के अंदर corrective downside आती है तो again I think at lower levels keep accumulating this stock on a SIP basis. ओके SIP बेसिस पर आप इन स्टॉक्स को ले सकते हैं. बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, स्पेसेस और मार्केट पर अपनी राय रखने के लिए. एंड हैप्पी ट्यूसडे सर, क्योंकि ट्यूसडे मार्केट क्लोज है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और लेकर आइए निफ्टी, बैंक निफ्टी क्लोज, मार्केट क्लोज होने में मात्र 15 मिनट और लग रहा है वीरेंद्र जी हम 23,800 के ऊपर ही अभी तक ऐसा लग रहा है शायद क्लोज हो जाए. हालांकि 15 मिनट में भी कुछ भी हो सकता है. लेकिन आज की क्लोजिंग क्या कहती है? कल ये भी हमें देखना है कि कल मार्केट क्लोज है, फिर वेडनेसडे को हम खुलेंगे, तो ऐसे में क्या कुछ और हो जाए जियोपॉलिटिकल, वो भी उन पर भी नजरें रहेंगी. तो ऐसे में क्या कैरी करें, या फिर अगर प्रॉफिट में आज तो बेच कर निकले, वेडनेसडे को फिर फ्रेश व्यू लिया जाए, क्या किया जाए? देखिए श्रेया, लगभग 9:30 पे 9:45 पे हमने वो कॉल ली थी. 849.10 है ना, 840 910 910 ही इंटरडे हाई है. वो जो कैलकुलेशन थी उस वक्त ये थी कि 23,500 600 के पुट राइटर्स थे, और थर्ड जो जहां पे कॉल राइटर्स आ रहे थे, अगर वो बाइसेक्ट होता है तो हमें 200 पॉइंट का स्विंग मिलेगा. वो मिल गया हमें 710 टू लगभग 810 और 810 टू 910. क्लोज ये अच्छा है, 20 डेमा के ऊपर है, और 20 डेमा के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली ये पूरी की पूरी कैंडल सर्वाइव कर गई. अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंशियल ऑफ 325 पॉइंट्स, 325 पॉइंट का. दैट्स सेफ इनफ टू कैरी अ लॉन्ग ट्रेड. बट मैं ये कहूँगा श्रेया, अभी कुछ दिन, अभी 2-3 दिन और इंट्राडे ट्रेड पर फोकस करें. उसका कारण है श्रेया, हमें ये क्लोज मिला 10-20 डेमा के ऊपर 300 पॉइंट के फ्रैक्शन से, बट इतना ही फ्रैक्शन हमारा हायर लेवल से 50 डेमा पर भी है. 50 डेमा के नीचे 50 डेमा आता है करीब करीब 24,200 पे, तो वहां से इतना ही फ्रैक्शन हम मेंटेन करते हैं. हम एग्जैक्टली मिडवे में हैं, बट बाजार में मोटे तौर पे बाय ऑन डिप्स का कंस्ट्रक्टिव साइड का ट्रेड काम कर रहा है. ट्यूसडे को ये बात आप याद रखिएगा. सो डोंट कैरी एनी ट्रेड. लेट्स सी कल क्या होता है, बड़ा क्रिटिकल दिन है, और आज रात को क्या होता है वॉल स्ट्रीट पर. सिर्फ प्राइस वाइज नहीं, कोई घटनाक्रम ना हो जाए ऐसा जो कि हमको प्रभावित करे बुधवार को. सो डोंट कैरी ए ट्रेड, डोंट कैरी. बट मेरी शायद जब तक 23,500 के ऊपर निफ्टी है, अप्रोच कंस्ट्रक्टिव रहेगी. और एक और बात, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए वीकली चार्ट्स पे. वीकली चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि 24,000 24,100 स्लाइटली डिफिकल्ट है, इसको पार करने में वक्त लगेगा, बट जब भी पार हुआ स्विंग्स अच्छे मिलेंगे. सो 24,100 24,000 को पार करने में आपको वक्त लगेगा, बट टिल द टाइम अपने आप को कंस्ट्रक्टिव साइड पे रखिए, लॉन्ग साइड पे रखिए. इंट्राडे टिप्स को बाय कीजिए टिल वी हैव 23,500 ऑन द डाउन साइड सिक्योर, विच इज 20 डेमा. श्रेया, ओके तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, उसकी चर्चा कर ली. करना क्या है आपको इस मार्केट में वो भी बता दिया गया है. लेकिन अब स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ भी समझ लेते हैं. शुरुआत करते हैं BTST STBT ट्रेड्स की. शुरुआत राजेश पालवे जी आपसे करेंगे. बताइए वेडनेसडे के लिए कौन सा स्टॉक? तो बिल्कुल शिरा जी, यहाँ पे हमें लगता है BHEL पे फोकस किया जा सकता है BTST पॉइंट ऑफ व्यू से.
स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा। ये ऑलमोस्ट 6th कंसेक्यूटिव डे है जहां पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। जिस तरीके की सस्टेन बाइंग एक्शन स्टॉक में देखने को मिली, अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी कंफर्टेबली सरपास किया है स्टॉक ने। भेल फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 296 298 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 283 के आसपास। ओके, BHL अप्रैल फ्यूचर्स 287 पे आपको लॉन्ग करना है। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए MCX लेके जाएंगे, क्योंकि MCX ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 2715 के आसपास था उसको ब्रेक किया, उसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो MCX के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, 2729 के स्टॉप लॉस लगाएंगे, 2865 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, MCX कैरी करेंगे मानस जी। गाबा सर, आपका स्टॉक? मैं सोच रहा हूँ कैरी करूं कि नहीं। HDFC लाइफ सही रहेगा। HDFC लाइफ मेरे ख्याल से अच्छा बेस बना है 600 के आसपास। एक ब्रेकआउट चाहिए था, वो भी मिल चुका। ट्रेड कर रहा है 609 के आसपास। स्टॉप लगाएंगे 609 का, 10 रुपए का। टारगेट 635 640 635 रीजनेबल रहेगा HDFC लाइफ। HDFC लाइफ 2 दिन से स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है। और पंकज जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, एसटीबीटी के साथ में जाना चाहेंगे। चोला फाइनेंस की फ्यूचर्स में बिकवाली की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है और दिन के लो की करीब करीब ये काउंटर अभी ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। 1510 की रेंज में इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। 1527 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है। मुझे लगता है 1480 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर विटनेस हो सकते हैं। ओके, चोला फाइनेंस STBT पंकज जी की पिक होगी। राजेश सातपुते जी, आपकी पिक? श्रेया, देखिए JSW एनर्जी को लेके जाएंगे। 515 करंट प्राइस है। जिस तरह से यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप है, जिस तरह से ब्रेकआउट है, अपने थ्रेशोल्ड को इसने, अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को इसने सरपास किया है जो करीबन 510 का था। तो बस स्टॉप लॉस हम 510 रखेंगे। टारगेट होगा करीबन 525 से लेके 535। ओके, JSW एनर्जी। सौमिल, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा पॉलिसी बाजार पर। पॉलिसी बाजार ऑन द शॉर्ट साइड सेल करके जाएंगे। आज गैप डाउन ओपनिंग हुई, ऑलरेडी 3.5% डाउन है। एक कंसोलिडेशन हो रहा है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है अराउंड 1530 1540 के आसपास। उसके ऊपर 3 या 4 बार उसी एरिया में रेजिस्टेंस ले चुका है। मुझे लगता है अब ये नीचे में ये कंसोलिडेशन टूटेगा। माई टारगेट वुड बी अराउंड 1400 और स्टॉप लॉस छोटा सा है 1475 पर। ठीक है, PV फिनटेक ये भी STBT लेकर जाएंगे सोमिल जी। अच्छा, सारे हमने ट्रेड्स ले लिए STBT और BTST। अब वक्त है FNO ब्रेथ समझने की। आज की ब्रेथ कैसी रही वीरेंद्र जी? जय शायद देखिए, ब्रेथ कंसिडरिंग द फैक्ट हमें आज सब्सटेंशियल गैप डाउन मिला 500 पॉइंट का। अगर आप देखें तो यहाँ पर डिप था, तो उस कंपैरिजन में अगर आप देखें तो शायद उतनी ख़राब नहीं है। लेकिन लॉन्ग 34, 13 शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट लगभग 125 और लॉन्ग अनवाइंडिंग 46। आइए देखते हैं लॉन्ग्स कहाँ कहाँ पे था। हालांकि शॉर्ट की फिगर थोड़ी सी वाइल्ड है, बट JSW एनर्जी, एनर्जी स्पेस, MCX, अदानी पावर, सोलार इंडस्ट्रीज, HDFC लाइफ, ये कुछ काउंटर जहाँ पे आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ। और अगली स्लाइड आएगी शॉर्ट कवर। इसका भी पैमाना, इसका भी अगर आप देखें तो आज दायरा काफ़ी कम रहा। वोल्टास, ब्लू स्टार, हुडको, ग्लेनमार्क फार्मा, एवेन्यू सुपरमार्ट, आज वाइट गुड सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। फार्मा के कुछ कैंडिडेट्स, एवेन्यू सुपरमार्ट फिर आज बिल्ड हुआ। कंप्लीट कोलैप्स था आज मोटर्स में, आयशर मोटर्स में, मारुति, स्विगी, निपन लाइफ, चोला इन्वेस्ट, इन सभी काउंटर्स में शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और लॉन्ग अनवाइंडिंग जहाँ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए वो था आपकी स्क्रीन पे PNB हाउसिंग। आई थिंक ये आज पूरा का पूरा इवेंट ही बन गया। LIC हाउसिंग फाइनेंस, पेट्रोल एनर्जी और बॉश और कल्याण ज्वेलर्स। एक बार एक स्टॉक में मिस कर रहा हूँ, आज पूरे दिन मेरे ख्याल से डिस्कशन नहीं हुआ। टाइटन लेके आइएगा प्लीज़। टाइटन आपकी स्क्रीन पे आज कहाँ क्लोज हो रहा है? मानस, रिकवरी थी इसमें, हालांकि ऊपर से स्लाइड भी हुआ है। कैसे रीड करेंगे आप 4429 ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में? तो देखिए, ब्रेकआउट तो पिछले हफ्ते देखने को मिल गया है। आज के मूव को कंसोलिडेशन की तरह देखें। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है जब तक 4300 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा। तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें, 4300 का स्टॉप लॉस लगाएं। मेरा समझना है कि कंसोलिडेशन के बाहर निकलेगा तो कम से कम 4750 तक के टारगेट दिखा देगा स्टॉक।
ओके, टाइटन पर ये व्यू हो गया। ऊपर इस तरफ से थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है और 1.5% नीचे भी फिलहाल बंद होने की तैयारी में है। एक्सिस बैंक की चर्चा हुई थी, एक बार कोल इंडिया रखिएगा स्क्रीन पर। हालांकि कुछ खास मूव्स नहीं, लेकिन फिर भी इन ग्रीन क्लोज होने में ये कामयाब हुआ। एक बार डॉक्टर रेड्डीज रखते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर कैसे मूव। अच्छा, कुछ फार्मा स्टॉक सुझाए गए थे। डॉक्टर रेड्डी निचले स्तरों से अब रिकवर होकर आज के डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। पंकज जी, डॉक्टर रेड्डीज दमखम नजर आ रहा है क्या? जी डेफिनेटली श्रेया जी, काफी टाइम से उसके ऊपर ही नजरें हैं। 200 डेमा को लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर ये अभी फिलहाल अप्रोच हो रहा है। 1245 के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इसके ऊपर नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि ये भी काफी बढ़िया काउंटर है, या प्रीएम्प्ट कर रहा हूं मैं, लेकिन बीटीएसटी के लिए डेफिनेटली लेकर जा सकते हैं इसको। 1280 रुपए तक के टारगेट की है। ओके, डॉक्टर रेड्डीज 1280 के टारगेट के लिए आप चेस कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। फार्मा स्पेस से कुछ चुनिंदा काउंटर्स में हमने स्ट्रेंथ देखी, उसके बाद लेकर आई स्क्रीन पर आईसीआईसीआई बैंक। आज इसने इम्प्रेस किया है और लगभग 2% की तेज़ी के साथ अब क्लोज होने की तैयारी। और एफआईज की जो बाइंग लॉटी है, जो आंकड़े बता रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक, वो उस बात की तस्दीक करता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है। इसके अलावा एनटीपीसी भी रख दीजिएगा, ये भी लगभग 2% की तेज़ी के साथ क्लोज होने की तैयारी। लेकिन इटर्नल और स्विगी लगातार ये दो काउंटर्स अगर आप बात करें निराश कर रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को। ट्रेडिंग बेट तो दे रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग पर्पस से इटर्नल और स्विगी रखिए। इटर्नल पे तो काफ़ी चर्चा कर ली। स्विगी आज के सत्र में 4% से ज़्यादा नीचे वायदा का टॉप लूजर बना हुआ है। और राजेश सातपुते जी, सुमिल जी ने इटर्नल चुना था बिकवाली के लिए और स्विगी 4% नीचे। यहाँ से और शॉर्ट साइड की ट्रेड मिल सकती है क्या, क्योंकि ऑलरेडी 4% नीचे है? जी इसलिए देखिए, अगर आप देखें तो रिस्क टू रिवॉर्ड फेवर में नहीं है शॉर्ट्स के। लेकिन जो एग्रेसिव शॉर्ट्स होते हैं कि लोअर लेवल पे ब्रीच होता है तो मैं यहाँ पे और एक शॉर्ट करूंगा, तो उसका टारगेट 10 रुपए का होगा। सो एट अ लेवल ऑफ 264 चांसेस की ये प्रोबेबली 254 से 250 तक का एक डिप दे दे। तो बस वो डिप के लिए, उस डिप के लिए अगर कोई एग्रेसिवली शॉर्ट करना चाहता है तो स्टॉप लॉस होगा 270 का, 265 के नीचे शॉर्ट करे। वैसे अगर आप पोजिशनली देखें तो काउंटर ओवरसोल्ड है, तो थोड़ा सा रिस्की लग रहा है मुझे शॉर्ट के लिए। ओके, स्विगी 263, हाँ इसमें कोई राय नहीं कि ओवरसोल्ड है। एक बार सुजलॉन लिखे 4598 आज सुबह से फर्स्ट एक एक्टिव रहा। टुवर्ड्स क्लोज एक रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज जरा, ये 4582, इसमें आज एक क्लोज बहुत शानदार टेक्निकल ग्राउंड पे बहुत शानदार पुल बैक है 150 डेमा के ऊपर। और एक बार लेके आइएगा बीएचएल, जिसको अभी अभी राजेश पालवी ने पिक किया, और वेदांता याद रखिएगा 750 to 80 पर, ये भी ऑलमोस्ट अपने करियर की सेकंड बेस्ट ट्रैजेक्टरी में आज क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। बहुत शानदार मूव यहाँ पे। मेटल्स में वेदांता आज अपने आप को अगर आप देखें तो एक अच्छे जोन में प्लेस करके ले जा रहा है। चलिए अब एक काम करते हैं, क्लोज की तरफ बढ़ते हैं और लेके आइए एक बार सारे के सारे सेक्टर इंडिसेस और उसको देखते हैं। 23 लगभग 825 के स्तर पर आप देखिए हमारा क्लोज आ रहा है। 23,800 के ऊपर एक हम इंपॉर्टेंट ट्रैजेक्टरी को रीगेन करके ले जा रहे हैं। सेंसेक्स 750 अंक नीचे देखिए, जो हमें ग्लोबल हैंडओवर मिला और जो फर्स्ट एक में डिप मिला, अगर आप उससे कंपेयर करें यू आर इन फार बेटर सिचुएशन। निफ्टी बैंक 350 अंक नीचे। निफ्टी बैंक ने आज एक बहुत ही करिश्माई पारी खेली और एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था लोअर लेवल से। ये ब्रेथ जब मैं सुबह देख रहा था तो करीब पे समझिएगा कि मात्र 180 एडवांसेस थे। टुवर्ड्स क्लोज इट्स 1171। और स्मॉल कैप में अगर आप देखें करीब 0.5% का नुकसान, मिड कैप में 0.5% का नुकसान, कंट्रोल डिप था। आईटी करीब 1.16% नीचे रहा। और अगली स्लाइड में आएंगे आपके स्क्रीन पे और कुछ सेक्टर इंडिसेस। आगे देखते हैं। देखिए आज निफ्टी बैंक को सिक्योर करने में आईसीआईसीआई बैंक का बहुत योगदान रहा, बट स्टिल अगर आप टुवर्ड्स क्लोज देखें पीएसयू बैंक इंडेक्स लगभग 3.4% नीचे, निफ्टी बैंक 0.62% नीचे, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स लगभग 3.4% नीचे। और कैपिटल मार्केट थीम ने एक रिवर्सल लिया। डिफेंस ने अगर आप देखें अच्छा किया, और एनर्जी स्पेस अगर आप देखें आज की सुपर सबसे स्ट्रॉन्ग थीम थी। बाकी मेटल्स, एफएमसीजी, आईटी और ऑटो डिसाइसिवली बैकफुट पे था, 2% नीचे। फार्मा और रियल्टी, ऑयल गैस, बीएसई कैपिटल इंडेक्स ये बैकफुट पे थे। टुवर्ड्स क्लोज एक देखते हैं जरा आप निफ्टी ग्रिड लेके आइए प्लीज। निफ्टी की रूपरेखा कैसी रही? एचडीएफसी लाइफ की 3 दिन से स्टॉक अच्छा कर रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस, आज अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स में जो 9:30 के बाद रिवर्सल शुरू हुआ उन्होंने लीड किया, बट
एक स्टोरी जो एक स्टॉक जो आइसोलेशन में अपने आप में अगर आप देखें एक चीज़ दिखा रहा है कि माइट भी आज एफआईएस की बाइंग फिगर होगी, दैट्स आईसीआईसीआई बैंक। एनटीपीसी में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था और ओएनजीसी ऑफ रेडीज ये भी अगर आप देखें आज अच्छा मूव देखेगा। बैकफुट पे थे आयशा मोटर्स कंप्लीट कोलैप्स, मारुति, बजाज फाइनेंस, इंडिगो, रिलायंस बैकफुट पे रहा, जियो, एचडीएफसी बैंक शाहरुख खान, चित। मार्केट शट, निफ्टी आपकी स्क्रीन पे ट्रैजेक्टरी रही इट्स 23820 वर्सेस डे लो अगर आप कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से अगर आप देखें 300 सवा 300 को करीब रसल, बट जो कहते हैं ना आई मीन अंत भला तो सब भला। एज ऑफ नाउ जो हैंडओवर हमें मिला था श्रेया, अगर आप उससे कंपेयर करें ये फार फार बेटर क्लोज, लेकिन संघर्ष मेरे ख्याल से इस पूरे हफ्ते श्रेया जारी रहेगा। संघर्ष जारी रह सकती है, लेकिन क्लोजिंग आज की सत्र की ठीक ठाक हुई है। जब हम खोले थे तो वो स्थिति, वो जो तस्वीर थी काफ़ी डरावनी, लेकिन अच्छी खासी रिकवरी के साथ अब हम क्लोज हुए हैं आज के सेशन में। तो ये मंडे का सेशन रहा। ट्यूसडे वीरेंद्र जी मार्केट क्लोज है, मंगल होने वाला है जो भारतीय बाजार को ट्रैक करते हैं। मंगल ही हो जाए तो अच्छा है ना। बहुत दिनों से संघर्ष जारी है श्रेया, मंगल ही हो तो अच्छा है। बाकी बुधवार को हम सब एक बार फिर से श्रेया में अनुज आपसे मुलाकात करेंगे मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में सारे तथ्य, समीकरण, समाचार और रणनीति लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।